जी जी, मैं एक बार रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ सर, और फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिवादन और अभिनंदन। आप सभी को हमारी संकल्प सीरीज का, और आज हमारी संकल्प सीरीज में अंतिम आहुति देने आए हैं आज सीए डॉक्टर गौरव गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सर, पानीपत और सोनीपत ब्रांच की तरफ से, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं। सर एक जिज्ञासा थी आपको सुनने की, हम सभी पार्टिसिपेंट की। बड़े बड़े टाइम से हम सोच रहे थे आपसे जुड़ना, और बड़े टाइम से आपको सुनना चाह रहे थे। आपका नाम भी बहुत सुना है सर, और आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुना है सर। और जब दूसरी जगह सुनते हैं तो फिर मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना सर को हमारे यहाँ बुलाया जाए, वह फिजिकली नहीं तो वर्चुअली सही। और आज भी आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद सर आपने हमारे को टाइम दिया पानीपत सोनीपत ब्रांच को, हम तहे दिल से सर आपके आभारी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन सर, और स्वागत है सर बहुत बहुत। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो पानीपत ब्रांच के चेयरमैन है थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, सुरेश नंदवानी जी। सोनीपत ब्रांच के चेयरमैन हमारे साथ अनुज मंगला जी बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अनुज सर वो एक बार काइंडली एड्रेस करें और हमारे गेस्ट का वेलकम करें, स्पेशली गौरव सर का। जी सर। थैंक यू उपेंद्र जी। आज की वेबिनार के हमारे गेस्ट स्पीकर सीए गौरव गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने हमें टाइम दिया। साथ ही साथ हम इनकी नॉलेज हमें पहले भी इन्हें हमें सुनने का मौका इन्होंने सोनीपत ब्रांच को भी दिया है, और आज हमारा सार्थक प्रयास जो सोनीपत और पानीपत ब्रांच का है उसमें भी इन्होंने अपनी आहुति देने आए हैं। साथ ही साथ पानीपत ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी, भूपेंद्र दीक्षित जी सेक्रेटरी पानीपत ब्रांच, एंटायर कमेटी ऑफ पानीपत ब्रांच एंड सोनीपत ब्रांच, और सीनियर मेंबर ऑफ सोनीपत एंड पानीपत ब्रांच एंड ऑल मेंबर। मैं सीएम अनुज मंगला आप सभी का इस सार्थक प्रयास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमने वेबिनार बहुत सुने और पढ़े 9 पे 9C पे ज्ञान बढ़ाने के लिए, परंतु मुझे जो लगता है सोनीपत और पानीपत ब्रांच का संकल्प प्रोग्राम ही काफी है 9 और 9C की मंजिल पाने के लिए। बाकी इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू भूपेंद्र जी प्लीज। थैंक यू अनुज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े काइंड वर्ड्स के लिए। और अब मैं बिना डिले किए हुए, क्योंकि पहले ही 19 मिनट लेट हो चुके हैं हम, तो मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा। गौरव सर, जितना आपके बारे में सुना है सर, और जितना आपके बारे में जाना है, हम सब के इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि गौरव सर आएंगे और आज हमारे को कुछ अंतिम एक संकल्प दिला के जाएंगे कि आप धड़ाधड़ से GSTR 9 और 9C फेल दो, बस अब आप काम कर सकते हो। अब आप GSTR 9 और 9C पे कॉन्फिडेंटली आप काम कर सकते हो। तो गौरव सर, आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, आपके डेलिब्रेशन की जरूरत है। एंड ओवर टू गौरव सर। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, अनुज मंगला जी नमस्कार, पानीपत ब्रांच सोनीपत ब्रांच की सारे कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे ज़्यादा नमस्कार ऑल दी लर्निंग मेंबर्स हु आर देयर टुडे। सी जितने मेरे मित्र आज साथ में हैं, मेरे को फिजिकल एक मीटिंग के अंदर आप सबसे अपने विचार शेयर करने का मौका नहीं मिला, बट आई थिंक ये वर्चुअल मीटिंग्स जो है ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो गई हैं हम सबके कनेक्ट होने का, और शायद यही फ्यूचर है जिस हिसाब से कोरोना या हम सबके टाइम लिमिटेशंस बढ़ती जा रही। बहुत ही सुंदर सीरीज का टॉपिक है संकल्प। मैं पहले इसी शीर्षक के साथ एक छोटी सी बात सबसे कहूँगा कि संकल्प में इस 9 और 9C के अंदर एक संकल्प सब जोड़ लीजिए। वो छोटा सा संकल्प क्या है, कोई भी ऑडिट
बिना एसएससी के, केवाईसी के कोई भी मेंबर साइन नहीं करेगा। जब मैं कहता हूं केवाईसी, मीनिंग देयर बाय यू शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ योर क्लाइंट। अगर आज आप किसी की रेगुलर 5 साल से रिटर्न भर रहे हैं, 2 साल से रिटर्न भर रहे हैं, किसी की कंप्लायंस कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका वो क्लाइंट कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, एक भी मेंबर को शक नहीं है 2 मिनट के अंदर वो अपने पूरे क्लाइंट के विवरण को दे देगा। पर कुछ ऐसे ऑडिट्स आ रहे हैं जो रेफरेंशियल ऑडिट्स हैं। उन पर्टिकुलर केसेस में अगर आपने क्लाइंट को नहीं समझा, सिर्फ क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को देख के आपने ऑडिट कर दिया, क्लाइंट का अता पता नहीं है। सर ये जो नया दौर आ रहा है जीएसटी का, उसके अंदर जिस तरीके के फ्रॉड्स सामने आए हैं, मैं सभी अपने मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये कहूँगा, केवल फीस को या अपॉर्चुनिटी को देख के काम नहीं करेंगे। जब तक आपके क्लाइंट का केवाईसी आपके पास नहीं है, उस पर्टिकुलर ऑडिट को आप करने से कृपया मना कर दीजिए। उसका सिंपल कारण क्या है, अगर कल को कोई भी फ्रॉड उस पर्टिकुलर क्लाइंट का जीएसटी में निकलता है, सिंस यू हैव ऑडिटेड दैट पर्टिकुलर पर्सन, इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो कम्युनिकेशन और वो जो बोनाफाइडी है वो प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे ये कहूँगा, प्रैक्टिस के अंदर डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, पर सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी नया क्लाइंट आता है उसकी केवाईसी पूरी लीजिए, और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो जाकर एक बार उसके प्रेमाइसिस को ज़रूर विजिट करिए। हम सब ने अपने सभी अच्छे क्लाइंट्स के प्रेमाइसिस विजिट करे हैं। 5 करोड़ से ऊपर अगर कोई टर्नओवर वाला क्लाइंट है तो आई थिंक वो एक रीजनेबली डिसेंट क्लाइंट है। तो अगर वो डिसेंट क्लाइंट है सर, तो उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो बनती है। इस संकल्प के साथ अपने ऑडिट्स को आप कीजिए। दूसरा संकल्प, फीस अपनी मर्जी की लीजिए। मैं वो स्पीकर नहीं हूं जो कहता है फीस इतनी मिनिमम होनी चाहिए। सर मिनिमम वर्ड कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति का पूरा अधिकार है अपनी फीस को डिसाइड करने का। हमारे अपने इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस है, केवल हमें उनको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं आपसे कहूंगा, फीस एक बार डिसाइड हो जाए उसके बाद क्वालिटी को फीस के हिसाब से मत चेंज करें। फीस डिसाइड होगी, साइड कर दीजिए। हमारी क्वालिटी ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ एनी क्लाइंट शुड नॉट गो डाउन ऑन एनी कॉन्टेक्स्ट। नो, ये 2 संकल्प के साथ मैं अब अपने टॉपिक को शुरू करता हूं, जो टेक्निकल टॉपिक है कि हमारे 9 और 9C के अंदर क्या क्या एरर्स, ओमिशंस, प्रेडिकेटमेंट्स, issues, whatever you say, what are the things which we need to keep in mind। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूपेंद्र जी, मेरे को जो स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स है वो प्लीज दे दीजिए। जी जी सर, हम सब जानते हैं जीएसटीआर 9 और 9C हम पिछले साल भी भर चुके हैं, इस साल भी हम वही काम करने जा रहे हैं। बट इस साल हमारे सामने जो 9 और 9C के अंदर पुराने एक्सपीरियंस है, प्लस गवर्नमेंट की कुछ और क्लैरिफिकेशन 2 दिन पहले हमारे सामने आई 9 अक्टूबर को, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने कहा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। प्लस एनुअल रिटर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सबसे पहले हम एक बार ही जानना चाहते हैं। सबसे पहला, क्या हम कोई भी रेक्टिफिकेशन एनुअल रिटर्न में कर सकते हैं? अगर कोई रिप्रेजेंटेशनल एरर आपसे हो गया था रिटर्न फाइल करते हुए, जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1, इन माय हम्बल ओपिनियन आप उस रिप्रेजेंटेशनल एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं एनुअल रिटर्न के माध्यम से। उसके क्या कारण है सर? उसके कारण ये है, जो हमारा मेन टैक्सेबल टर्नओवर का जो टेबल है, टेबल नंबर 4 एनुअल रिटर्न में, एज पर द इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी फिल्ड यूजिंग 3B। Why GSTR 3B? Because GSTR 3B is the return in which taxable turnover on which taxes has been paid is reported. So number 1, हमें जो डेटा भरना है एनुअल रिटर्न में वो GSTR 1 के हिसाब से नहीं भरना, हमें 3B के हिसाब से भरना है। 3B के अंदर क्या यूनिक बात है, उसके अंदर वो टर्नओवर आती है जिसके ऊपर टैक्स पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति ने GSTR 1 के अंदर 90 रुपए की टर्नओवर दिखाई, जबकि उसकी एक्चुअल बुक्स में टर्नओवर थी 100 रुपए, और उसने 3B के अंदर भी 100 रुपए की टर्नओवर दिखाई। सर, इस केस में उस व्यक्ति को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसने अपने टैक्सेबल टर्नओवर पे पूरा टैक्स पे किया हुआ है, और जीएसटीआर 1 के अंदर केवल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन, उसकी जो डिक्लेरेशन है वो कमी रहे। सेकंड केस, जहां पर जीएसटीआर 1 के अंदर उसने पूरा दिखा दिया था टर्नओवर 100 रुपए का, बट 3B के अंदर उसने 90 रुपए दिखाया। सर, आपको 90 रुपए रिपोर्ट करना है। अगर आपने अगले साल उस टैक्स को भर दिया था
तो टेबल नंबर 4 में 90 रुपए, टेबल नंबर 10 में 10 रुपए। पर अगर अभी तक पे नहीं करा है, और ये फॉर्म हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर ऐसा कोई भी टैक्स है जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप उसको टेबल नंबर 4 के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर में डिक्लेयर कर दीजिए। उस पर टैक्स पेबल निकल जाएगा। नीचे जाके टैक्स पेबल आपके टैक्स पेड से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो टेबल नंबर 9 है उसमें जो टैक्स पेड की फिगर है वो कम होगी और टैक्स पेबल की फिगर ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो इस फॉर्म के आखिरी में एक फॉर्म है DRC 03 एनुअल रिटर्न के फॉर्म के आखिरी में, जिसको यूज़ करके आप वो टैक्स जो आपने दिखाया है और जो पे नहीं किया है उसको पे कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो टैक्स एनुअल रिटर्न में केवल और केवल कैश लेजर को डेबिट करके पे किया जा सकता है, एज पर द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म। नाउ when I say about rectification, what are the categories of rectification which can be done? Let me give you two simple examples. Number one, somebody has misreported the figures of exports into B2B supplies or B2C supplies, whatever. Or there are supplies which have gone into B2C which should have been reported as B2B. उन सब एरर्स को, जो कि रिप्रेजेंटेशनल एरर है जिसमें कोई टैक्स पेमेंट में शॉर्टेज नहीं है, उसको करेक्ट प्लेस पे दिखाइए अपने GSTR 9। सर मेरे से एग्जेम्प्टेड सप्लाई अपने GSTR 3B में और 1 में रह गई थी दिखानी, मैं क्या करूँ? सर उसको इस फॉर्म के माध्यम से ज़रूर दिखाइए, उसको GSTR 9 के टेबल नंबर 5 में डाल दीजिए। सर मैंने दिखाई थी पर उसके अंदर भी मेरी फिगर जो है वो गलत चली गई। सर गलत जो मर्जी फिगर चली गई, वो एग्जेम्प्टेड के केस में आपको कुछ नहीं सोचना, आपको अपनी करेक्ट फिगर को टेबल नंबर 5 के अंदर रिफ्लेक्ट करना। सर कोई भी व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर फॉर्म को भी गलत फाइल करेगा, वही गलती जो करी हुई थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। इस अपॉर्चुनिटी के बाद कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है डिक्लेरेशन करने की गवर्नमेंट के साथ। पहली चीज, अगर कोई रिप्रेजेंटेशनल एरर हुई है 3B के अंदर या कॉरस्पॉन्डिंगली 1 के अंदर, 1 हमारा बेसिस नहीं है, बट अगर 1 के अंदर आपकी कोई ऐसी एरर है जो रिप्रेजेंटेशनल एरर है, उसको आप अगर अपने डेटा में चाहते हैं 9 के अंदर ठीक जगह पर दिखा दीजिए। अगर वो माइनर एरर है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर वो मेजर एरर है तो दिखाने के बाद एक लेटर जूरिसडिक्शनल ऑफिसर को जरूर लिखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रिप्रेजेंटेशनल एरर का। एक मित्र थे, उन्होंने एडवांसेस को जो GSTR 3B है उसका कॉलम नंबर 3.1 में दिखाया, और जब वो एडवांसेस इनवॉइसेस के अगेंस्ट एडजस्ट हुए तो कायदे से 3.1 ही कम होना चाहिए था, पर उन्होंने उसको ITC में दिखा दिया। तो हुआ क्या, जब वो एडजस्टमेंट हुई, जस्ट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ डबल टैक्स, क्यों 3.1 में उन्होंने इनवॉइसेस को भी डाल दिया और नीचे ITC ले लिया उस अमाउंट का। तो उन्होंने सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ऊपर और नीचे यूज किया था, पर GSTR 1 में उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट बिल्कुल सही जगह दिखाई, क्योंकि GSTR 1 के अंदर एडवांस एडजस्टमेंट का कॉलम है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर देयर इज अ रिप्रेजेंटेशनल एरर व्हिच हैज हैपेंड इन GSTR 3B, and therefore he should rectify that in his GSTR 9, stating what is the correct amount of tax, what is the correct amount of unadjusted advances, and what is the correct amount of invoices which have been issued during the year. Once he has done it, then he should write a letter to the jurisdictional officer. He should very clearly state, sir, this particular thing was represented in 3B in such particular manner, and when I was filing my annual return, the reflections have been made at the correct place. Also, I have reflected the correct figures in GSTR 1. However, there was no space to reflect the correct adjustment in 3B. Therefore, I had utilized that particular column for the purpose of showing that particular the adjustment. So ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी रिप्रेजेंटेशनल अगर आपकी कोई भी एरर है उसको प्लीज GSTR 9 में ठीक कर दीजिए, उस गलती को आगे ना लेके जाए। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कोई भी टैक्सेस जो आपके अनपेड है उसको ये मत वेट करिए कि अच्छा ऑडिट आएगा तब देख लेंगे। क्यों, ऑडिट जब आएगा, एक तो 2 साल लगे या 3 साल लगे, उस पीरियड में और इंटरेस्ट उस असेसी पे बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको उस वक्त पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, 15%, 25%, 100%, 50%, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे उतनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आपके पास चॉइस पे नहीं है, कोई अनपेड टैक्सेस है, एवरी प्रोफेशनल शुड ओपाइन। When I say unpaid taxes, I will also cover point number 4, reversal of ITC.
जो मेरे अभी टेबल में सामने आपको दिख रहा है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी अगर आपका कोई नहीं हुआ है, रूल 42 का नहीं हुआ, 43 का नहीं हुआ, एक रूल 37 के ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, बट रूल 42 और 43 की अगर रिवर्सल्स आपकी नहीं हुई है, कृपया आप अपने जीएसटीआर एनुअल रिटर्न में जरूर कर दीजिए। उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप मत रखिए, क्योंकि उस चीज का कोई भी बेनिफिट आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं मिलेगा। रूल 37 का बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। बट रूल 42, 43 की रिवर्सल्स जो आपकी प्रोपोर्शनेट एग्जेम्प्ट इनकम की रिवर्सल है, वो जरूर कर दीजिएगा। इसके अंदर एक बहुत रीसेंट जो भी सभी जगह एक कमी देखी गई, किसी भी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज, सो सपोज आई एम अ कंपनी, आई एम अ प्रोप्राइटर, आई एम अ पार्टनरशिप फर्म, मैंने जो है ड्यूरिंग द ईयर म्यूचुअल फंड्स खरीदे, या मैंने शेयर सिक्योरिटीज खरीदी, या मैंने कोई भी डिबेंचर्स खरीदे और उनको बेचा, ये जो ट्रांजैक्शन है, दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। किसी भी कंपनी ने ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अपना आईटीसी रिवर्सल नहीं किया हुआ। सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 लैंड और सिक्योरिटीज, इन दोनों को बहुत स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है एज पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल। तो अगर किसी भी क्लाइंट के केस में कोई शेयर ट्रेडिंग हुई है, कोई डिबेंचर्स हुई है, एफएनओ हुए हैं, उन पर्टिकुलर केसेस को अगर आप बिजनेस इनकम का पार्ट बनाते हैं, उन केसेस के अंदर कृपया उसको रिवर्स कर दीजिएगा। उन पर्टिकुलर केसेस को कैपिटल गेन भी अगर आप बना रहे हैं किसी केस में, बिजनेस इनकम ना लेके कैपिटल गेन भी बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वो सारी सिक्योरिटीज आपके बैलेंस शीट का पार्ट ना हो। इट शुड बी अ प्योर पर्सनल इनकम ऑफ दैट पर्सन from all perspective, then we can take a position that these particular supplies are not part of business and therefore no reversal is required against them. I am putting a small point here because this securities is not being looked in by any of the assessees. Next sir, HSM की डिटेल हमने प्रोवाइड करनी थी GST 1 में, अगर आपने नहीं करी, अगेन एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको प्रॉपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सर बट वो फील्ड तो ऑप्शनल हो गई है। नो प्रॉब्लम सर, कोई भी चीज जो ऑप्शनल हो गई है, अगर आप उसके अंदर अपने डिक्लेरेशंस देना चाहते हैं, दैट इज नॉट टू स्टॉप यू, एंड एवरी डिक्लेरेशन वेयर यू आर कंफर्म, सो डिक्लेरेशन शुड नॉट बी मेड इफ यू आर नॉट कंफर्म। इफ यू आर कंफर्म, अगर आपको पक्का पता है कि मेरे डिक्लेरेशन सही है, इट इज ऑलवेज गुड टू गिव योर कंप्लीट डिक्लेरेशन, that will relieve you from any kind of liability in future. Now what is the most important role of GSTR 9? सर हमने तो सारी 3B भरी है, हमने सारी 1 भरी है, तो सरकार ने आखिरी में आके ये एनुअल रिटर्न का झगड़ा हमारे पास क्यों छोड़ दिया? हमने जो टैक्सेस के लिए डिक्लेयर करना था कर दिया। सर गवर्नमेंट ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो 3B फॉर्म है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गई, तो आप सपोज सितंबर में आपसे कोई गलती हो गई, सितंबर 2018 में, आप उस गलती के लिए कभी भी सितंबर 2018 की 3B को रिवाइज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी वो गलती आपके सामने आई, उस पर्टिकुलर रिटर्न के अंदर उस गलती को ठीक करना पड़ेगा। तो जब तक ये गलतियां विद इन द ईयर ठीक हुई हैं, तब तक तो कोई इश्यू नहीं है। बट जहां ये गलतियां अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स ठीक हुई है, तो 17-18 का कुछ टैक्स था जो 18-19 में पे हुआ, 18-19 का कुछ टैक्स है जो आगे चला गया, 17-18 का आईटीसी था जो 18-19 में आया, 18-19 का आईटीसी का इम्पैक्ट अगले साल आया। तो सर देयर इज अ इंटर ईयर सभी सालों में आगे पीछे एक स्पिलेज आ गया, एक जुड़ाव आ गया, एक एक्सेस और शॉर्टेज आ गई टैक्सेस की, जो पर्टेन करती थी पिछले साल को, पर वो हुई अगले साल। तो ये जो इम्पैक्ट है इस साल का जो अगले साल में हुआ, गवर्नमेंट ने इसको निकालने के लिए ये एनुअल रिटर्न का प्रावधान लिया, ताकि हर एसएससी बड़ा क्लियरली ये बता सके कि मेरा किस साल का कितना टैक्स है और वो कब पे हुआ। अगर वो उसी साल में पे हुआ, टेबल नंबर 4, अगर वो अगले साल में पे हुआ, टेबल नंबर 10। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दिस फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लिंक ऑल द ईयर्स। अगर सपोज मैं आपसे एक छोटी सी चेन डिस्कस करता हूँ, बहुत सिंपल, 17-18 में आपका जो जीएसटी में टर्नओवर था 100 रुपये, 18-19 में 100 रुपये, 19-20 में 100 रुपये। अब मैंने जो है 17-18 में 90 रुपये पे किए, 18-19 में 120 रुपये पे करे, और 19-20 में मैंने 70 रुपये पे किए। सर इन 3 सालों के अंदर आपस में 90 का 10 रुपये पे हुआ
18-19 18-19 में 120 रुपए पे हुए थे, तो 10 रुपए था 17-18, 10 रुपए एक्सेस पे हो गए जो 18-19 को इम्पैक्ट करे और 19-20 को इम्पैक्ट करे। तो सर ये सोचिए, जब तक मैं एनुअल रिटर्न उनको फाइल करके नहीं दूंगा, हाउ विल गवर्नमेंट विल कम टू नो कि मेरा किस साल का कितना टैक्स है। सो दिस इज योर फाइनल अपॉर्चुनिटी। ध्यान से भरिएगा, मियर फॉर्मेलिटी की तरह मत भरिएगा। एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद 17-18 का एनुअल रिटर्न फाइल हुआ था, कब हुआ था? फरवरी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने हिट करा जैसे ही भारत का पहला एनुअल रिटर्न फाइल हुआ। आपको याद होगा फरवरी के जैसे ही हम सब ने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी थी, पूरे विश्व में कोरोना फैल गया। सो जीएसटी कोई छोटा टॉपिक नहीं है सर, इट हैज गॉट वेरी डीप इम्पैक्ट्स। तब से लेकर आज तक कोई भी ऑडिट नहीं हो पाया। अब हम दूसरा एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट तब से लेकर आज तक क्योंकि कोई भी ऑडिट नहीं हुआ, इसलिए हम सबको लगता है बहुत अच्छे एनुअल रिटर्न फाइल करे हमने जो भर दिया बहुत बढ़िया भर दिया भाई, कोई सवाल ही नहीं आया सरकार की तरफ से। सर मौका ही नहीं मिला है सरकार को अभी सवाल करने का, और क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला है, हम अपने उसी पैटर्न को, उसी माइंडसेट को कैरी ना करें, अपने से सवाल करें। उस वक्त शायद मुझे टाइम कम मिला था, आज मेरे को टाइम और मिला है। जो कमियां तब रह गई थी इस बारी ना रहे। क्यों? दोनों सालों को ऑडिट, आई कैन टेल यू, बोथ द इयर्स विल बी ऑडिटेड बाय द डिपार्टमेंट इन अनदर 2 months टाइम। सो देयर विल बी प्लेथोरा ऑफ ऑडिट्स। आप सबके पास, मेरे को पता है पहले ही सारे सीए भाई जो हैं वो डेट्स पे डेट्स निभाए जा रहे हैं। अभी अक्टूबर के अंदर दोनों डेट्स है, टैक्स ऑडिट की भी है और जीएसटी ऑडिट की भी है, एंड एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन प्रेफरेंस। फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, ये दोनों ऑडिट्स जब पूरे हो जाएंगे नवंबर तक, मैं मानता हूँ स्पिलेज आएगी, गवर्नमेंट एक्सटेंशन जिसकी भी देगी। एक चीज को तो हम सबको ही पता है, आएगी, बट वी कैन नेवर से कि क्या होगा। नवंबर के बाद everybody would be again busy getting the annual returns which have been filed audited from the departmental side. Scrutiny notices will flow in, audit notices will flow in. तो जितने 17, 18 और 18 के 19 के बीच में जितनी फुर्ती से आपने एनुअल रिटर्न भरी है, उतना ही टाइम आपको बाद में लगेगा डेटा को इकट्ठा करने। सो फ्रेंड्स, इन एनुअल रिटर्न्स को, ऑडिट्स को बहुत सीरियसली लीजिए। एक बार फाइल होने के बाद ना तो 3B की रिवीजन ना 1 की रिवीजन, उन दोनों की गलतियां ठीक करने की फाइनल अपॉर्चुनिटी जीएसटीआर 9। अगर इसमें भी गलतियां रह गई तो फिर उसके बाद हमारे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर एक ही बात रहेगी, डिपार्टमेंट के आने से पहले, उनके ऑडिट नोटिस आने से पहले, अगर आपको चाहिए कि कोई पेनल्टी ना लगे, उनके ऑडिट नोटिस आने से पहले बाय वे ऑफ अ लेटर एंड DRC 03 जो भी आपका क्लेम या टैक्स बनता है वो आप लिख कर दे दीजिए। अब आप क्या क्या नहीं कर सकते एनुअल रिटर्न में, अभी तक तो हमने बात करा क्या क्या कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरा मंशा सिर्फ एक कुछ डराने वाले पॉइंट्स बताने की है, नहीं। मेरा फोकस बहुत क्लियर है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी भी तरह की जो गलती रुक सके, मेरी कोशिश ये रहती है अपने सभी फ्रेटर्निटी मेंबर्स के साथ मैं शेयर करूं, कुछ सीखूं, कुछ बताऊं। क्या क्या हम नहीं कर सकते एनुअल रिटर्न के अंदर? नंबर 1, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। 2 गलतियां सबसे ज्यादा सामने आई है। सर मेरा ITC रह गया था, मैंने उसको GST 9 में ले लिया, देखेंगे आगे। सर ले क्या लिया, गया कहाँ? आपने जो भी लिया वो कुछ भी नहीं है। क्यों? वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं गया। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 केवल ये बात नहीं करता कि आप ITC ले लीजिए। सेक्शन 16 कहता है इन दी मैनर प्रिस्क्राइब, सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी allowed to take the credit which is available on the purchases made by that particular person and shall be availed in the manner prescribed. What is the manner prescribed? That is prescribed under section 49. और वो क्या कहता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए जब आप उसको अपनी रिटर्न में दिखाएंगे। तो अब क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया? नहीं गया सर। जब तक वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं गया, that is not a credit taken. So if you want to take a credit, take it by 3B. GST 9 is no fault. दूसरी गलती जो कई मित्रों ने करी और कईयों के सामने भी आई, गलती से जब 3B फाइल करी थी तो उसका जो टैक्स क्रेडिट था वो लिया गया CGST एंड SGST, जबकि वो क्रेडिट था IGST या वाइस वर्सा। तो उस केस में क्या करा, एनुअल रिटर्न के अंदर उन्होंने उसको सही जगह पे दिखा दिया। सर माय हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, इन दिस पर्टिकुलर केस यूज योर 3B
and write a letter to the jurisdictional officer that the classification has been changed due to a clerical error. तो जो लड़ाई आपने लड़नी है वो कम से कम 3B के माध्यम से लड़िए। एनुअल रिटर्न से आपका जो क्रेडिट है वो सही नहीं हुआ। सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रेडिट को ना तो आप ले सकते ना आप ठीक कर सकते एनुअल रिटर्न। सेकंड, टैक्स की कैटेगरी को ठीक नहीं कर सकते। मैं एक होटल ओनर हूँ, मेरी रिटर्न आप फाइल करते हैं, मेरा टर्नओवर 5.5 करोड़ रुपए का है, एनुअल रिटर्न फाइल कराने में आपके पास आया तो आपने देखा कि गौरव आपने तो सारे होटल के जो बिल्स हैं, जो आपकी पार्टियां बॉम्बे से आई थी, मद्रास से आई थी, कलकत्ता से आई थी, आपने उन सबको आईजीएसटी इनवॉइस इशू कर दिया। मैंने कहा सर मेरे को क्या पता, मैंने तो वो उनका जीएसटी नंबर मिला मेरे को और मेरे सिस्टम ने आईजीएसटी इनवॉइस बना दिया, मैंने उनको दे दिया। Then you were a learned chartered accountant, you told me a hotel cannot issue a IGST invoice, it will always be a CGST and SGST. Only in one case IGST invoice can be issued, that is only on account of SCZ supply. Otherwise a hotel cannot issue a IGST invoice. So sir अब गलती हो गई। अब मैंने कहा सर मैंने कितना टैक्स देना था, आपने कहा था 18%, तो कौन सा टैक्स देना था सर? 9% CGST, 9% SGST, टोटल कितना हुआ? 18। मैंने कहा सर देखो आईजीएसटी मैंने कितना दिया है? 18। तो सर क्या करना चाहिए? सर दो चीजें हैं इसमें, ये चीज का ध्यान रखिएगा, केवल रिफ्लेक्शन ठीक करने से आपका टैक्स ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि हम भारत में वन नेशन वन टैक्स के रिजीम में नहीं है, हम वन नेशन यूनिफॉर्म टैक्स के रिजीम में है। 3 एक्ट्स तो हमारे सामने ही है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और एसजीएसटी कितने? 31 आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी भी है हमारे पास एसजीएसटी 31 के अलावा। सो इतने सारे एक्ट्स के बीच में हम घूम रहे हैं जीएसटी में। अब इसके अंदर मेरे को कोई भी एक्ट ये पावर नहीं देता। क्या पावर? एक एक्ट से दूसरे एक्ट के अंदर टैक्सेस का रिफ्लेक्शन ठीक करना। तो जीएसटी 9 के अंदर ऐसा कोई पावर नहीं है। कल को जब ये मैटर कोर्ट में ट्रेवल करेगा, एंड लुकिंग इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मेगा इंजीनियरिंग, मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर ऐसी कोई गलती हो गई है, then you should write to your jurisdictional officer, sir, do you think that there should be a tax which should be paid as CGST and SGST? Reason being, अगर मेरे आउटपुट में कोई टैक्स गलत पे हो गया है तो there is a section 77 and section 90. वो क्या कहते हैं? If you have paid any taxes which you have believed that they will be central tax and state tax or UT tax as the case may be, but which is held to be IGST. Now the word is held. Held means the department will hold it as IGST. अगर वो गलती डिपार्टमेंट होल्ड करेगा तो आप करेक्ट टैक्सेस पे कर दीजिए, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और जो आपका पुराना टैक्स है जो गलत पे हो गया है वो आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा। सो सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, दोनों पैरेलल सेक्शन है। आपको करेक्ट टैक्स रिफंड मिल जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, और गलत टैक्स आप पे कर सकते हैं प्रोवाइडेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होल्ड्स इट लाइक दैट। So in that particular case, my dear friend, you should approach the department asking what is the correct taxes to be paid in these cases. If they held, then there is no problem. But अगर आप sumoto change करते हैं, अगर आप sumoto change करेंगे, then in that particular case, you will be facing a problem. You will be facing a problem in the sense the provision does not allow sumoto correction. If you want to make a sumoto correction, do it using 3B. And then you will also have to file a refund application in RRD 01. Since you have not done both of them and the time limit of 2 years has also lapsed, फिर उस particular case में, my dear friend, you will lose your legitimate refund while you will be required to pay your correct taxes to the government. So ये चीज़ का थोड़ा सा मैं आपके सामने I have put in a small thought. हम लोग क्या करते हैं, हम IGST का भी कलर चेंज करके C और S कर देते हैं। ITC गलत ले लिया सर, कोई बात नहीं, उठा के C और S ले लीजिए। सर आप कुछ भी करिए, पर ये ध्यान रखिए कि जो आपके लेजिटिमेट क्लेम्स हैं वो सेक्शन से रन करते हैं। एनुअल रिटर्न कुछ आपको ना तो दे सकती ना आपसे कुछ ले सकती। एनुअल रिटर्न इज अ मियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर ईयर एक्टिविटी डन ड्यूरिंग 18-19. इट कैन रेक्टिफाई अ रिप्रेजेंटेशन, इट कैन अलाउ यू टू शो अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इट कैन नॉट अलाउ यू टू रेक्टिफाई एनी एरर मेड ड्यूरिंग 18-19 in terms of actual wrong payment of taxes or short payment of taxes.
So please do this particular thing in mind. एक टेबल नंबर 13 है। टेबल नंबर 13 क्या कहता है GSTR 1 में? उसमें वो मांगता है डॉक्यूमेंट्स नंबर, आपने कौन से डॉक्यूमेंट नंबर्स इशू करे ड्यूरिंग दी वन। सर GST के कितने डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं सारे अपने मित्रों से पूछूं दोनों ब्रांचेस के, हमारे पास GST में जैसे हमें अकाउंट्स में पढ़ाया जाता था कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है तो ये एक कैश वाउचर, एक आपका परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हमें कुछ लिस्ट दी गई थी कि भाई ये आपके बेस वाउचर है, इससे आपकी डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स रिकॉर्ड होगी और अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट बनेगी। सो हमारे पास एक बेस वाउचर का सेट होता है। इसी तरह GST के अंदर भी एक्ट ने हमें एक बेस डॉक्यूमेंट्स का सेट दिया है कि अगर ये आपके पास बेस डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसको जो है इनसे अपनी पूरी की पूरी GST कंप्लायंस कर सकते हैं। सर वो बेस डॉक्यूमेंट्स क्या है और कौन से सेक्शन के अंदर? वो है सेक्शन 31 के तहत 8 बेस डॉक्यूमेंट्स हैं। टैक्स इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस, योर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान, बिल, आपका बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सारे बेस डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इनको जानते हैं कि ये कब कब इशू होंगे तो आपको GST की कंप्लायंस के अंदर कभी गलती नहीं है। इनके बाहर GST है ही नहीं। अगर आपके पास एडवांस आया रिसीट वाउचर, आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज करी जिस पे आपको रिवर्स चार्ज पे करना है, रिसीट वाउचर, सॉरी पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर के साथ साथ सेल्फ इनवॉइस। सो सर हर ट्रांजैक्शन जो कि GST में इम्पैक्ट होती है, जहाँ पे आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, इन 8 डॉक्यूमेंट्स में वो ट्रांजैक्शन कवर हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट डिटेल हमें भरनी होती है हर महीने GSTR 1 के अंदर टेबल नंबर 13 में। बट मैं जानता हूँ बहुत मित्रों ने ये डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट चेन का रिकॉर्ड एज अ ऑडिटर प्लीज अपने पास सर्टिफाई करवा के रखिए कि क्लाइंट के इन डॉक्यूमेंट सीरीज के इन नंबर्स का हमने ऑडिट किया। नाउ दैट इज वन अगेन अ वेरी स्मॉल हम्बल सजेशन। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 क्या है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। नाउ सर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में बहुत मित्र क्या करते हैं, वो दे वांट टू रिकंसाइल एवरीथिंग, अपने फाइनेंशियल्स को रिकंसाइल करना चाहते हैं टेबल नंबर 4 से। सर वो कभी भी नहीं हो सकता। बहुत सारे केसेस में, किन केसेस में हो सकता है? जहाँ पे केवल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हो, जहाँ पे केवल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हो और एक लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, तब तो आपका फाइनेंशियल जो है आपके GST 9 से टैली कर जाएगा। अदरवाइज वो टैली नहीं करेगा फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। नंबर 1, अगर आपकी मल्टी लोकेशन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, अगर मल्टी स्टेट्स के अंदर है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट रिकंसाइल हिज बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स विद द सिंगल स्टेट GSTR 9। सो सपोज दिल्ली का टर्नओवर था 3.5 करोड़, हरियाणा का टर्नओवर था 4.5 करोड़, तो क्या इस व्यक्ति को GSTR 9C फाइल करने की जरूरत है? छोटा सा सवाल। बिल्कुल ऐसा। क्यों? उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 3.5 प्लस 4.5 टोटल 8 करोड़, उससे 5 करोड़ से ऊपर है। सो उसको अपना ऑडिट भी कराना है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ऊपर है तो उसको अपना 9C भी फाइल करना है। 9 भी फाइल करना है, 9C भी फाइल करना है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन सच केसेस योर टर्नओवर विल नॉट रिकंसाइल विद योर फाइनेंशियल। तो आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? सर फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हमने जो टैक्सेस पे करे इन 18-19, दैट शुड बी रिपोर्टेड एट द करेक्ट प्लेसेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अगर वो 18-19 से पर्टेन करते हैं तो टेबल 4 में, 18-19 के अगर 19-20 से पर्टेन करते हैं, मतलब या तो मैंने टैक्स ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो टेबल नंबर 10-11 आउटपुट के लिए और 12-13 ITC के लिए आपको इन 4 टेबल्स का ध्यान करना है। ये आपके स्पिल ओवर है 18-19 के 19-20। अगर ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई जो मेरे आखिरी में आफ्टर टेबल 4 और टेबल 5 जो मेरी टोटल टर्नओवर आ रही है, दैट शुड मैच विद माय फाइनेंशियल। इफ दैट इज नॉट मैचिंग, व्हाट इज द गैप? एंड दैट पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड माय रिकंसिलिएशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मुझे 9C में देगी।
बहुत सारे अगेन क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये रिकंसाइल अगर नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट के को डिमांड रेज कर देगा। सर डिमांड ऐसे रेज नहीं होती है कि दो फिगर्स नहीं मिल रही। अगर ऐसा होता तो हमारा जो सेक्शन 9 है, जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, वो कहता है देयर शैल बी लेविड अ टैक्स हेयरइन आफ्टर कॉल्ड सीजीएसटी which shall be levied on any gap between the financial statement and your returns. This is not how the section is worded. There shall be levied a tax herein after called the CGST on all supplies other than supply of alcohol for human consumption, intrastate supply, other than supply of alcoholic liquor for human consumption, determined at the value defined in the section 15 and at the rates notified by the government as recommended by the council, and shall be paid in the manner as may be prescribed and shall be paid by a taxable person, collected in the manner prescribed and shall be paid by a taxable person. सर पूरे जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें एक ही बात कही गई है, हमारे को कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं तब आपके ऊपर टैक्स लग सकता है, अदरवाइज आपके ऊपर जीएसटी कलेक्शन नहीं हो सकती। सो कहीं पे भी क्या रिकंसिलेशन के गैप के ऊपर कहा गया, नहीं कहा गया। मीनिंग देयरबाय देयर कैन बी अ रिकंसिलेशन गैप व्हिच कैन बी ऑन मेनी काउंट्स बट दैट इज नॉट रिलेटिंग टू सप्लाई। फॉर एग्जांपल इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू, हम सबको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नॉर्मल सी बात है ये आना, या सर्विसेज सेक्टर में जहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं प्रोजेक्ट्स के बहुत नॉर्मल है आना। आप सबके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उसके अंदर भी वर्क इन प्रोग्रेस नाम की एक चीज होती है। क्या वर्क इन प्रोग्रेस पे टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता सर। अब मैं यहाँ पर एक चीज छोटी सी सभी मित्रों से शेयर करना चाहूंगा। सीएस के केस में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? सर इन केस ऑफ सीएस the time of supply is the time of supply is within 30 days. You have to raise the invoice when you have completed the Bhupender ji, can I take a 1 minute break, sir? There is something urgent, sir. I got a call from just some seconds. Sure, sir. Bhupender ji, audible? जी सर। Right, sir. So, sir, coming back to the discussion, ये जो inter-year adjustments, sir, that is something which we have to keep in mind. Now, moving further, sir, no refund claim can be made through GSTR 9. कई बार क्या होता है, एक्सेस टैक्सेस शो कर देते हैं और लोग जो है रिफंड क्लेम फाइल करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सेस क्लेम दिखा दिया है, केवल उसके दिखाने से आपके पास रिफंड क्लेम ऑटोमेटिक नहीं आए, आपको वो रिफंड क्लेम RFD 01 के अंदर फाइल करना पड़ेगा, तभी वो रिफंड क्लेम आपका इस्टेब्लिश होता है। सो प्लीज सभी से दरखास्त है, केवल एक्सेस दिखा के इसको ना छोड़ें। अब सर क्वेश्चन आता है इंटर यूनिट ब्रांचेस में। अब जैसे मैंने बात करी थी दिल्ली और गुड़गांव के अंदर और हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति की दुकान या फैक्ट्री है, सो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इंटर यूनिट सप्लाई एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। क्या क्या इंटर यूनिट सप्लाई हो सकती है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एसोसिएटेड एसेट्स हो सकता है, यूज ऑफ इंटेंजिबल्स बाय डिफरेंट यूनिट्स हो सकता है, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस, सेल बाय वन ब्रांच एंड सर्विसिंग बाय अनदर। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन
कोई भी फैक्ट्री ओनर है जो वारंटीज देता है, ये ध्यान रखिएगा, उसका ऑडिट आसान नहीं है आज की डेट में। क्यों? उसकी जो वारंटीज है वो अल्टीमेटली कहाँ पर ऑनर हो रही है, कौन सी ब्रांच में ऑनर हो रही है, जिस ब्रांच में ऑनर हो रही है उस ब्रांच से उसकी फैक्ट्री जो कि OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वहां पे कोई क्रॉस चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी हो गया। सो जिन भी मेंबर्स के पास कोई भी मेजर यूनिट है वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करें कि मैन्युफैक्चरर्स के केस में, खासतौर पे वो मैन्युफैक्चरर्स जो वारंटी दे रहे हैं और जिनकी यूनिट्स ऑल अक्रॉस इंडिया या 4-5 स्टेट्स में हैं, उनके ऑडिट्स के अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उनकी जो इंटर ब्रांच सप्लाईज है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं है। छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं हरियाणा की एक ब्रांच हूँ, मेरी जो फैक्ट्री है ओरिजिनल वो मध्य प्रदेश में। सो मैंने क्या करा, जो भी कंप्लेंट्स आती थी कस्टमर्स की, यहाँ पे मैं उसके रेक्टिफिकेशन कर देता था। पर सर अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको क्या कोई सप्लाई की कंसिडरेशन मिली है, मैं कहूँगा नहीं सर, मेरे को क्यों मिलेगी, मैं तो केवल उसकी वारंटी को एड्रेस कर रहा था। तो सर आपने किसको सप्लाई करी? क्वेश्चन इज नॉट कि सप्लाई नहीं हुई, सप्लाई हुई, पर आपने किसको सप्लाई करी? आंसर विल बी कि सर हमारी कंपनी ने सप्लाई करा था लैपटॉप जिसकी वारंटी हम दे रहे हैं। सर दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इंटरनली there is a supply from the Haryana branch to Madhya Pradesh manufacturing branch which has got the consideration for warranty. So यहाँ पर there has to be a cross charge which should be raised from Haryana to Madhya Pradesh. So ये चीज़ किसी भी वारंटी कंपनी में रिपेयर केसेस में पोस्ट वारंटी सप्लाईज में आपको ध्यान दें। सिमिलरली देयर कैन बी केसेस जहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बढ़िया बात क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की इनवॉइस कब रेज होती है? अगर जितने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की हम बात करें, उनकी इनवॉइस तब रेज होती है जब गवर्नमेंट कहती है सर आके पैसे ले जाओ। एंड दैट इज द प्लाइट ऑफ द कंट्री कि अभी तक हम उसको ठीक नहीं करवा पाए। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कहना, जिस दिन आपकी मेजरमेंट बुक MB उसके अंदर आपके इंजीनियर ने आपके काम को ओके कर दिया और वो रिकॉर्ड हो गई, उस डेट के विद इन 30 डेज प्लीज आप अपनी वॉइस रेज कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं देन देयर विल बी इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन, पेनल्टी इम्प्लीकेशन। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स खास तौर पे इन चीजों का ध्यान नहीं करते। क्यों? गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिपार्टमेंट्स उनकी पुरानी इनवॉइसेस नहीं लेते, बट अगर कोई प्रोफेशनल कोई मित्र उस चीज को समझाएगा तो फिर जरूर इस पॉइंट को उनकी समझ में आएगा। और अगर हम ऑडिट करते हुए इस चीज का ध्यान नहीं करेंगे तो हुआ क्या, मैंने इतना सारा ITC क्लेम कर लिया इस साल में, पर उसकी जो आउटपुट है वो अभी तक रेज नहीं हुई है। कल को जब डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा और पूछेगा कि भाई ये मेजरमेंट बुक के अंदर आप प्रोड्यूस करिए कि कब आपके पास सर्टिफिकेशन आ गई थी कंप्लीशन की डेट से लेके पेमेंट की डेट के बीच का जो गैप है, उस पे दी कॉन्ट्रैक्टर वुड बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो प्लीज डू दीज थिंग्स आल्सो in mind that your contractors have to abide by the works contract mechanism, कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की इनवॉइस जब जब उनकी पेमेंट शेड्यूल है तब तब उनको रेज करनी ही करनी है, चाहे पेमेंट आगे पीछे हो जाए। नेक्स्ट वन इज सर बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शंस। और शुरू में 17, 18, 18, 19 में तो बिल टू शिप टू था भी नहीं, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं था। मिडिल ऑफ 18-19 में वो फंक्शनल हुआ। उससे पहले क्या होता था, अगर सपोज आई हैव बिल्ड गुड्स टू भूपिंदर जी बट आई हैव सोल्ड द गुड्स टू समवन इन दिल्ली, मतलब they have to be shipped, not sold. Rectify the word. I am selling the goods to Bhupinder ji on whose instruction the goods are delivered to someone in Delhi. Is it a CGST, SGST which is intrastate or IGST transaction? चलिए साहब यहीं से शुरू करते हैं। आप सबके सामने आपके चैट बॉक्सेस हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं आप आपस में। मैंने भूपेंद्र जी को गुड्स बेचे, गुड्स जो मैंने बेचे उसकी डिलीवरी भूपेंद्र जी ने कहा दिल्ली में ही कर दो। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, भूपेंद्र जी हरियाणा में बैठे हैं, सोनीपत में बैठे हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन से मैंने दिल्ली के दिल्ली में ही सप्लाई कर, पर बिल मैं कर रहा हूँ भूपेंद्र जी को, बिल टू शिप टू। सो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे बिलिंग हो रही है हरियाणा के डीलर को या हरियाणा के SSC और डिलीवरी हो रही है दिल्ली के अंदर ही और सप्लायर दिल्ली में है, इज इट अ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन? फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर ये लाइव होता तो भी हम बात करते,
अभी हम ओवर दी चैट बॉक्स बात कर सकते हैं, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सर 2 आंसर आए हैं, देखिए इतनी देर में तो एक ऑडिट निपटा चुके होंगे जब तक मैं बोल रहा हूँ मेंबर्स। भट्ट साहब का भी आंसर आया, भूपिंदर जी का भी आया, कई मेंबर्स के अब धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी है देख के सब मेंबर्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। इट इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन even though the movement has ended in the same state. That is not making it an intra-state transaction. The movement is not material. This is a case of section 101B, not 101A of IGST Act. Kyo, at the instruction of a registered person, Rupinder ji, I have delivered it to one of his agent or representative or a third person at the instruction of the registered person, and therefore it becomes a case of 101B, and therefore the location of the registered person will become the place of supply, not the place where the goods are delivered. So please do remember this. Again, this was very, very crucial. In case of bill to ship to transaction, e-way bills वगैरह का भी आपको थोड़ा ध्यान करना है. There can be situations in bill to ship to. In some of the cases, very interestingly, it was found. So now these cases will come up later. जो फर्स्ट ई-वे बिल है, मतलब मैं माल भेज रहा हूँ भूपिंदर जी को, भूपिंदर जी भेज रहे हैं दिल्ली की पार्टी. अब पहले 2 ई-वे बिल की फैसिलिटी थी, एक की नहीं थी. आज एक ई-वे बिल में बिल टू शिप टू हो जाता है, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी. तो क्या होता था कि 2 ई-वे बिल अलग अलग इशू होते थे. कुछ केसेस में ये पाया गया जो ई-वे बिल फर्स्ट पार्टी ने बाइंग पार्टी को रेज करे और बाइंग पार्टी ने अल्टीमेट कंज्यूमर को रेज करे, तो बाइंग पार्टी से अल्टीमेट कंज्यूमर का जो ई-वे बिल है वो पहले रेज हो जाता था और फर्स्ट पार्टी से बाइंग पार्टी के पास जो बिल जाता था, सॉरी ई-वे बिल जाता है, उसका टाइम स्टैम्प बाद में, which is a very fundamental flaw. I hope I am very clear with this transaction. Your first transaction should be prior to your subsequent transaction. ये चीजें ना तो अभी डिपार्टमेंट ने हाईलाइट करी है, ना अभी प्रोफेशनल्स को देखने का टाइम मिला है. क्यों? जब से हमने जीएसटी का फर्स्ट एनुअल रिटर्न का ऑडिट किया है तब से अब तक हमारे को सीरियस वर्किंग का मौका नहीं मिला. अगर सीरियस वर्किंग कर लेंगे तो एक एक जीएसटी ऑडिट के अंदर, एक एक ऑडिट के अंदर इतनी टेंशन है, इतनी लायबिलिटीज हैं कि क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स में तो लोग समझ रहे थे उसको और उस पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर एरर लेवल सबसे ज्यादा है. I give you another example. कई केसेस के अंदर क्या देखा गया, जो ई-वे बिल था, जो ई-वे बिल रेज किया गया, उसके अंदर पार्ट बी फिल नहीं. पार्ट बी फिल अगर नहीं है तो क्या वो वैलिड ई-वे बिल है? सर वो वैलिड ई-वे बिल ही नहीं है. वो केवल और केवल एक इंटीमेशन, इनकम्प्लीट इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट. तो ये चीज बहुत ध्यान करने वाली है. कई मेंबर्स के सामने ये सिचुएशंस आएंगी. In those particular cases, one should look into the entirety of the matter before concluding an audit. Cross charge. मैं looking into the paucity of time में आज cross charge के ऊपर नहीं डिस्कशन कर रहा. जब भूपेंद्र जी और अनुज मंगला जी जब भी आदेश करेंगे, क्रॉस चार्ज वर्सेस आईएसडी वर्सेस सप्लाई बिटवीन ब्रांचेस, ये अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है. कभी भी हम किसी और टॉपिक के साथ इसको टेकअप कर लें. एडवांसेस. सर एडवांसेस का क्या मतलब है? मेरे पास कोई भी पेमेंट आई जिसपे मेरे को टैक्स देना है बट मैंने अभी सप्लाई नहीं किया. एडवांसेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एडवांस टुवर्ड्स अ नॉन टैक्सेबल गुड्स. नॉन टैक्सेबल गुड्स आर 2 कैटेगरीज. वन इज जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सेकंड आर द 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. देयर इज वन मोर कैटेगरी विच इज कॉल्ड नो सप्लाई शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन. इन सबके एडवांसेस पे मुझे टैक्स नहीं देना. मेरे को गुड्स के एडवांस के ऊपर भी टैक्स नहीं देना. मुझे केवल किसके एडवांस पे टैक्स देना है? मेरे को देना है 18-19 में सर्विसेज के एडवांस पे, जो कि टैक्सेबल सर्विसेज. सर अगर कोई भी एडवांस आया था, उस एडवांस के ऊपर देयर हैज टू बी अ टैक्स पेमेंट व्हिच शुड बी मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन. नाउ इन द एंड व्हेन द एंटायर ईयर हैज एंडेड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर.
Sir, that particular table has to be looked in very carefully. That table has to be looked in very carefully by the चार्टर्ड अकाउंटेंट. रीजन बीइंग, अगर वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर एंट्री आ रही है तो उस पर्टिकुलर एंट्री को आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना. और शायद ये प्रैक्टिस हमें अपनी, अब जब हम बैलेंस शीट्स फाइनल कर रहे हैं ड्यूरिंग टैक्स ऑडिट, तो ये प्लीज प्रैक्टिस बना लीजिए कि एडवांसेस को अलग अलग हेड्स में लिखना शुरू कर दिया, ताकि बाद में डिपार्टमेंट उसकी डिटेल मंगाने से पहले ही रिलीव हो जाए कि हम फर्दर उसमें नहीं जाएंगे. एडवांस फॉर गुड्स, सो एडवांस फॉर कस्टमर्स को मैंने डिवाइड कर दिया. एडवांस फॉर गुड्स, एडवांस फॉर सर्विसेज, एडवांस फॉर सेल ऑफ लैंड. तो जो भी एडवांस है, अगर आप उसका ब्रॉड लेवल नेचर लिख देंगे, कल को एडवांस को देख के डिपार्टमेंट एकदम कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करे. क्यों? अगर एडवांस फॉर गुड्स लिखा तो उसको भी पता है गुड्स के लिए करोड़ों रुपए चले जाए, नो टैक्स. लैंड के लिए है हजारों करोड़ों रुपए चले जाए, कोई टैक्स नहीं है. जहां एक सिंगल एंट्री एडवांस की आ गई, उसके आगे 50 लाख आ गया, सर वहीं पे डिपार्टमेंट एकदम उठ जाता है कि सर ये 50 लाख का टैक्स पे हुआ है कि नहीं. सो अगर आप और हम पहले ही नेचर को अपनी बैलेंस शीट्स में क्लियर कर दें, आई कैन टेल यू लॉट ऑफ इंक्वायरीज विल एंड देयर एंड देन. नंबर 2, एडवांसेस के अंदर एक चीज का और ध्यान करना है. सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर एडवांस मिला तो क्या उसके ऊपर टैक्स देना है? आई नो पानीपत, सोनीपत सब मेंबर्स जानते हैं देना है. हमारे पास जब वैट और सर्विस टैक्स का रिजीम हुआ करता था, तब हम उसके ऊपर एडवांस पे टैक्स नहीं देते. उसका क्या रीजन था? अब हम उसको मोबिलाइजेशन एडवांस टूवर्ड्स सेल ऑफ गुड्स कर देते. सर वो जमाना तब था जब जो वैल्यूज होती थी सेल ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, वो अलग अलग टैक्सेबल होती थी, दो अलग स्टैट्यूट में. Now works contract, which is defined under section 2 clause 119 of CGST Act, has become a single composite supply. There is no bifurcation between supply of goods and supply of services. In that there is now one composite supply, and that composite supply under schedule 2 has been deemed to be a supply of service. So once it is deemed to be a supply of service, even if mobilization advance is towards the supply of goods, there will be a tax on that particular amount. Let me give you a very small example. आपने एक रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप जब ये सारा माल रेलवे की साइड पे पहुंचा देंगे तो आपको 65% पैसा मिल जाएगा, और जब बाकी 35 आप इंस्टॉलेशन वगैरह कर देंगे तो आपको 30% मिल जाएगा, 5% एक साल के बाद मिलेगा. बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में ले. सर यहाँ पे जब पहले 65% का आपके पास पेमेंट आएगी, इवन दो आपने केवल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना है एडवांस के ऊपर. क्यों? वो 65% आपके पास आए हैं टूवर्ड्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. यू कैन नॉट से कि ये मेरे पास एडवांस जो है गुड्स के लिए आ गया. ये वो केसेस हैं सर जहां पे अननेसेसरी डिमांड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, झगड़े पड़ेंगे. एंड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइजेशन एडवांस पे अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया है, कृपया आज अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि कल को आने वाले टाइम में जब भी ऑडिट या इंक्वायरी आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा. अगर उसने बाद में दे दिया, बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या रिपरकशन रह जाएगा? इंटरेस्ट का. उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस का था और जब उसने एक्चुअल इनवॉइस बाद में रेज करी, इन दोनों के बीच में जो पीरियड बचेगा, दैट इज द पीरियड व्हेन ही इज सपोज टू पे इंटरेस्ट टू दी गवर्नमेंट. सो मोबिलाइजेशन एडवांस थोड़ा सा ध्यान करिएगा. क्रेडिट नोट ऑफ 1819. Now this is a very confusing proposition. Many persons, they confuse credit note of the year and in relation to the year. मैं दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ. क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स ऑफ द ईयर का क्या मतलब है? जो उस साल में इशू हुए, मीनिंग देयर बाय जो डेट ऊपर क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे डली है वो देखी जाएगी. इन रिलेशन टू ईयर मतलब सर 18-19 के मई महीने में मैं एक क्रेडिट नोट इशू करता हूं जो कि रिलेट करता है 17-18 से. क्या पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है सर. मेरे को एक्ट कहता है सक्सीडिंग सितंबर, नेक्स्ट ईयर सितंबर के एंड तक मैं कोई भी क्रेडिट नोट इशू कर सकता रिलेटिंग टू प्रीवियस. तो सर मैं मई में कर सकता हूँ 17-18 का, 18-19 का मैं अगले सितंबर 19 तक कर सकता हूँ. तो सर ये चीज का ध्यान रखिएगा. ऑफ द ईयर, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एनुअल रिटर्न में कौन से जाएंगे, ऑफ द ईयर या इन रिलेशन टू द ईयर? सर एनुअल रिटर्न में जाएंगे ऑफ द ईयर. मतलब उस साल में जितने क्रेडिट नोट्स इशू हुए, चाहे वो 17-18 के 18-19 में,
18-19 के 19-20 में, वो आपके यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। क्यों? उनके कारण आपने उस साल में टैक्स को कम पे किया। Form 9 is not a reconciliation of the turnover, it is a reconciliation of the taxes paid during the year. What is the reconciliation of the turnover? That is to be taken in your GSTR 9C. I hope I am very clear on this particular point, because ये क्रेडिट नोट्स मैंने देखा कुछ मित्रों को जब वो 17-18 के 18-19 में या 18-19 के 19-20 में रिपोर्ट करते थे सॉरी इसमें टर्नओवर में, तो उससे उनकी टर्नओवर कम हो जाती थी और उनकी बैलेंस शीट से मिलती नहीं थी, और इसके कारण वो तंग होते थे कि टैक्स मिलाएं या टर्नओवर मिलाएं। मैं बड़ा क्लियर, फॉर्म 9 में टैक्सेस पेड मिलाई है, टर्नओवर नहीं मिला। अगर आपके पास वैलिड रीजन है टर्नओवर गैप का, उसको हम बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कितना टैक्स पे किया, किस ईयर से वो पर्टेन करता था, वो हमारा पूरा फोकस है ऑन दिस GSTR 9। अब हम आ जाते हैं बहुत अहम पार्ट पे, जो कि है GSTR 9 के अंदर जो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस आई हैं, कौन से साल का टैक्स कहाँ दिखा। मैं अपनी पीपीटी चेंज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लीजिए सर। 17-18 का कौन सा टैक्स 18-19 में कहाँ दिखाना है, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है 18-19 के अंदर। बहुत सारे लोगों से उनके पास क्वेरी आई कि जो 17-18 की एडजस्टमेंट्स थी जो 18-19 में की गई, उनके कॉलम्स में, और आज कब वो क्लैरिफिकेशन आई, बहुत सारे ट्वीट्स भी चले। वी आर सो थैंकफुल टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस द क्लैरिफिकेशन 21 days before the due date. Now I understand that timelines are very stretched and that the clarification is long awaited but late, but whatever said and done, now clarifications are in place. क्लैरिफिकेशंस क्या कहती है, 18-19 में आपको 17-18 की एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करना है और आपको वो टर्नओवर दिखाना है टेबल नंबर 4 में, जो आपका टैक्सेबल टर्नओवर है 18-19। अब उसके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, कितने मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं वो हम देखते हैं। बट सबसे पहले मैं आप सबका ध्यान 10, 11, 12, 13 का 17-18 और 18-19 में जो टेबल है वो क्या कहता है। मैं केवल 18-19 पढ़ रहा हूँ। For 2018-19, particulars of transactions for 18-19 declared in returns between April 19 till September 19। 10, 11, 12, 13 में अगर 18-19 का कोई भी आपका टैक्स जो आपने 19-20 में सितंबर तक पे किया, अप्रैल से सितंबर में, उसको कॉलम टेबल नंबर 10 में दिखाएंगे। अगर कोई आपने एक्सेस टैक्स पे किया था 18-19 में जिसकी एडजस्टमेंट आपने ली बाद में, उसको टेबल नंबर 11 में दिखाएंगे। अगर आपने कोई ITC रिवर्स करा है 18-19 का 19-20 में, उसे टेबल नंबर 12 में दिखाएंगे। और अगर आपने कोई ITC अवेल करा है 18-19 का 19-20 में, तो उसको टेबल नंबर 13 में दिखाएंगे। टेबल नंबर 13 टेबल नंबर 8C के बराबर होता है, दोनों में सेम फिगर्स जाते हैं। ठीक है सर, 18-19 का 19-20 में। अब अगर आपसे पूछा जाए 17-18 का 18-19 में, तो सर हमने 17-18 का भी दिखाया था उस ईयर की एनुअल रिटर्न में, पर 17-18 की जो एडजस्टमेंट्स हैं जो 18-19 में हुई, 18-19 की एनुअल रिटर्न में उनको दिखाने का कोई कॉलम नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए तंग होने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 18-19 में फोकस करिए। 18-19 की आप टर्नओवर दिखा दीजिए और 18-19 का जो 19-20 में आपने किया आप उसको दिखा दीजिए टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डील करने की कोशिश करी है। सबसे सिंपल व्यक्ति का केस ये है जो बहुत सुखी व्यक्ति है। 17-18 में उसकी बुक्स की टर्नओवर थी 100 रुपये, 3B की टर्नओवर थी 100 रुपये। 18-19 में बुक्स की टर्नओवर थी 100 रुपये, 3B की टर्नओवर थी 100 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप सिंपल दोनों सालों में GSTR 9 एनुअल रिटर्न में टेबल नंबर 4 में ये टर्नओवर 100 रुपये की दिखाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स को दिखाएंगे, बात खत्म। केस 2, अगेन अ वेरी सिंपल केस आई एम टेकिंग। पिछले साल 17-18 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 18-19 में 100 रुपए की बुक्स में टर्नओवर थी, 90 रुपए की 3B में टर्नओवर थी। तो हम क्या करेंगे सर, 100 रुपए की टर्नओवर दिखाऊंगा मैं टेबल नंबर 4 में, और क्योंकि मैंने कोई भी टैक्स इस साल का आगे नहीं पे किया था, तो आई एम सिटिंग ऑन अ शॉर्ट पे टैक्स।
सो 10 रुपए का टैक्स मैं इस साल की एनुअल रिटर्न में DRC 03 के माध्यम से पे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिनेरियो, पिछले साल मेरा टर्नओवर था 100 रुपए, बट मैंने 90 रुपए का टैक्स पे किया था। 10 रुपए का मैंने 17-18 का टैक्स 18-19 में पे किया। तो 18-19 में मेरी टर्नओवर कितनी है? 100 रुपए, पर 3B में कितना टैक्स पे हुआ है? 110 रुपए। तो सर मैं क्या करूंगा, 17-18 में टेबल नंबर 4 में दिखाऊंगा 90 रुपए, टेबल नंबर 10 में दिखाऊंगा 10 रुपए, और 18-19 में कहा जाऊंगा टेबल नंबर 4 में मैं केवल 100 रुपए दिखाऊंगा। 10 रुपए मेरे टैक्स पेबल से ज्यादा दिखेंगे टेबल नंबर 9 में। कोई बात नहीं सर, उसको उसी पोजीशन पे छोड़ दीजिए। जब कल को डिपार्टमेंट के साथ हमारा ऑडिट इंक्वायरी आएगी, तो हम जब दोनों एनुअल रिटर्न्स को साथ रखेंगे, तो उनका टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 should be equal to table number 9 of both the years. That's a simple thumb rule. I hope I'm very clear on this particular point. Both years table number 4 plus table number 10 should be equal to total of table number 9 for both the years. Next sir, पिछले साल 10 रुपए ज्यादा पे कर दिए थे, तो अगले साल उसकी एडजस्टमेंट लेंगे। सर सवाल ये भी आ सकता है कि इसका रिफंड क्यों नहीं किया? सर एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 26/26/2017, उसका पैरा नंबर 4 ये कहता था कि आप अगले सब्सिक्वेंट पीरियड्स में उस एक्सेस पेड को एडजस्ट करेंगे, और अगर वो एडजस्टमेंट आपके लिए फीजिबल नहीं है तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से। सो आउटराइटली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक अ रिफंड, फर्स्ट यू ट्राई टू एडजस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू सब्सिक्वेंट 3B। तो मैंने क्या करा, अगले साल के 3B में कम टैक्स पे करा, ताकि इस साल का एक्सेस टैक्स अगले साल एडजस्ट हो। तो सर उस केस में मैंने क्या करा, पिछले साल टेबल नंबर 4 में 110 रुपए आए और टेबल नंबर 11 में 10 रुपए आए, पिछले साल के एनुअल रिटर्न में 17-18। इस साल मैं क्या करूंगा, मैं केवल टेबल नंबर 4 में 100 रुपए दिखाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरे टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल ज्यादा आएगा, टैक्स पेड कम आएगा, तो सर 10 रुपए का गैप आ जाएगा। जब मैं अगेन दोनों सालों की एनुअल रिटर्न डिपार्टमेंट के सामने रखूंगा, तो मेरा सिंपल फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 and 11 of both the years is should be equal to table number 9 of both the years when added together. So एक साल के टेबल 9 में आ रहा है 110, अगले साल के टेबल 9 में आ रहा है 10, तो सर दोनों के बीच का जो टोटल है वो फिर टोटल किससे मैच कर जाएगा, मेरा टेबल नंबर 4, 10 and 11। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक अहम रोल रहता है टेबल नंबर 14 का। टेबल नंबर 14 में ऑलरेडी इम्पैक्ट के वैल्यू को अलग से दिखा दिया जाता है। सो टेबल नंबर 9 में जो एक्सेस होता है वो टेबल नंबर 14 से पिछले साल तो काउंटर हो गया था, इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल 17-18 का कोई भी कॉलम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट केस आता है, पिछले साल बुक्स में सब कुछ सही था, इस साल जो है टैक्स शॉर्ट पेड था, 10 रुपए का टैक्स 19-20 में पे हुआ, 18-19 का। सो एनुअल रिटर्न में टेबल नंबर 4 में दिखाएंगे 90 रुपए, टेबल नंबर 10 में दिखाएंगे 10 रुपए। सिमिलरली इस साल 10 रुपए मैंने एक्सेस पे कर दिए 3B में, तो सर फिर क्या करेंगे, मैं टेबल नंबर 4 में दिखाऊंगा 110 रुपए और टेबल नंबर 11 में दिखाऊंगा 10 रुपए। इसका क्या मतलब है, अगले साल मैंने ये 10 रुपए जो एक्सेस पे करे हैं ये एडजस्ट कर दिए हैं अपने आउटपुट लायबिलिटी से। सो ये जो 10 रुपए एक्सेस पे कर दिए हैं ये चला जाएगा आउट ऑफ द किटी ऑफ 18-19 और ये चला जाएगा 19-20 की किटी में। सर टेबल नंबर 4 90 रुपए पिछले साल, और पिछले साल 10 रुपए जो है शॉर्ट पेड थे। इस साल क्या हुआ, मैंने 120 रुपए पे कर दिए 3B में। क्या कारण, पिछले बारी के 10 रुपए 2 बार पे हो गए इस साल। सो 10 रुपए एक्सेस पेमेंट आ गई सर, इस एक्सेस पेमेंट को मैं अगले साल एडजस्ट करूंगा 19-20 पे। तो सर मेरे को अपने एनुअल रिटर्न के अंदर 2 सालों की गलतियों को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाया जाएगा, टेबल नंबर 4 में आएगा 110 रुपए। क्यों, जो 10 रुपए 17-18 से पर्टेन करते थे उसकी एडजस्टमेंट सरकार ने मेरे को कहा है हमें नहीं करनी है एनुअल रिटर्न। सो 120 में से वो 10 रुपए हटा दिए, हमारे पास क्या बच गया, इस साल का 110 रुपए जो पे करा गया प्लस 10 रुपए क्योंकि मैंने एक्सेस दिखाया, एक्सेस पे किया, मुझे टेबल नंबर 11 में वो 10 रुपए लेके जाने जरूरी।
राइट सर। नेक्स्ट वन, टेबल नंबर सॉरी, मैंने पिछले साल 10 रुपए एक्सेस पे करे थे। इस साल मेरे जो टोटल 3B में टैक्स पे किया 70 रुपए, और मैंने जो अगले साल 19-20 में पे किया 18-19 का वो 20 रुपए, और जबकि मेरी बुक्स के हिसाब से क्या मेरा टैक्स बनता है 100 रुपए 18-19। तो सर सबसे पहले तो मैं 70 रुपए में से 17-18 का जो मेरा एक्सेस पेड टैक्स था वो जोड़ूंगा। तो मीनिंग देयर बाय इस साल टेबल नंबर 4 में दिखाऊंगा 80 रुपए, और टेबल नंबर 10 में जो मेरा इस साल का टैक्स मैंने अगले साल पे किया वो 20 रुपए। सो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वो मेरे 100 रुपए बुक्स के टैक्स पेबल के बराबर बन जाएंगे, एंड दैट इज हाउ माय टेबल एनुअल रिटर्न इज कंप्लीटली फाइन। सेम एग्जांपल, आई हैव लोअर्ड द वैल्यू ऑफ टैक्सेस पेड इन 3B। तो लास्ट ईयर 10 रुपए ज्यादा था, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 60 रुपए पे करे 18-19 में, और 18-19 का 20 रुपए पे किया अगले साल। तो सर इस केस में क्या होगा, पिछले साल तो टेबल नंबर 4 और 11 वो यूज हुए। सब्सिक्वेंट ईयर में टेबल नंबर 18-19 में टेबल नंबर 4 में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा 80 रुपए। सर 80 रुपए क्यों दिखाऊंगा, 60 रुपए तो इस साल जो पे करे, प्लस 10 रुपए जो पिछले साल एक्सेस पे करे थे वो, और 10 साल जो आज तक पे ही नहीं करे गए वो, तो तीनों को मिला के 80 रुपए बन जाते हैं। उसको मैं दिखाऊंगा टेबल नंबर 4 में, और 20 रुपए जो इस साल के अगले साल मैंने पे करे वो मैं दिखाऊंगा टेबल नंबर 10। भूपेंद्र जी, इतनी सी चीज डिस्कस करने के बाद ये थी इंटर ईयर एडजस्टमेंट्स। आई होप एवरी मेंबर हैज नाउ गॉट द ग्रेविटी कि ये जो स्पिलओवर्स हुए थे ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाले स्पिलओवर्स नहीं है, बहुत सीरियस वर्किंग वाले स्पिलओवर्स। काफी कुछ चेंज हो गया सर अब तो, इससे जो हमने कर चुके हैं सर एक दो, उसमें भी ऐसा लगता है कि वो भी मॉडिफाई तो हो नहीं सकती। वो मॉडिफाई भी नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात है भूपेंद्र जी, ये फॉर्मूला जब ये स्लाइड्स बनी थी, जब मेरे को स्लाइड बनाते हुए इधर का उधर उधर का इधर, इन एडजस्टमेंट्स को करने में 4 बार गलती हो सकती है। जब रियल टाइम वैल्यूज आती हैं, आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, सभी के साथ है ये गलतियां, बट ऑब्वियस है नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दीज एप्स। पर आपके पास आपके टेबल्स अगर प्रॉपर्ली बने हुए होंगे तो ये गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होगा। हाँ, अगर हम एक स्प्री में, एक जल्दी में अगर इन रिटर्न्स को फाइल करेंगे तो जरूर ये गलतियां होने के चांसेस है। अब आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, 18-19 के कितना वैल्यू टेबल नंबर 4 में दिखा, एंड इफ वी गो टू द डिपार्टमेंट फॉर देयर suggestion, I am very sure right now even the department is not very equipped with this particular clarity. So friends, there is a lot to do. मैंने अभी सिर्फ आउटपुट आप लोगों से डिस्कस करा है। भूपेंद्र जी, क्योंकि आज हमारे पास 35 मेंबर्स हैं, क्या सबकी क्वेरीज ले लें वन बाय वन? दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। श्योर सर, ठीक है ना? मैं चाहूँ तो आई कैन कंटिन्यू, बट आई एम जस्ट वांटिंग कि मैंने एक तो वो सर्कुलर का सबको बता दिया और कुछ क्रूशियल इश्यूज बता दिए। मैं पहले सारे मेंबर्स की क्वेरीज ले लेता हूँ, फिर कोई अगर टॉपिक बचेगा तो टर्न बाय टर्न लेट एवरी मेंबर रेज द हैंड एंड वी कैन टेक अप द क्वेरीज। अगर किसी मेंबर की क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, गौरव सर है हमारे साथ, और इस टाइम पे तो क्वेरी बनती भी है, इसी टाइम पे चल रहा है मंथ, क्रूशियल मंथ चल रहा है। किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो सर आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। क्योंकि सर दोबारा से रीवर्क करने की जरूरत अब आपके डेलिब्रेशन के बाद। एक क्वेश्चन है सर, मैं कर रहा हूँ इंपीरिया आईफोन से, अनम्यूट कर दिया सर मैंने आपको जी। हेलो यस सर, बताइए सर। मेरी क्वेरी ये है कि हमने एक 17-18 में रिटर्न भरी थी जी 5 लाख की। ठीक है जी। और वो रिटर्न 5 लाख की हमारी होनी चाहिए थी, 17-18 की 6 लाख रुपए। तो हमने 18-19 की जो अमेंडमेंट करी उसमें हमने 6 लाख रुपए दिखा दिए। मतलब आपने
17-18 का टैक्स जो है 18-19 में पे कर दिया। नहीं टैक्स नहीं से टर्नओवर बता रहा हूँ, टर्नओवर सेल टर्नओवर। अच्छा, सिर्फ टर्नओवर चेंज करा है। हाँ 17-18 थी जी 5 लाख रुपए, 18-19 में हमने अमेंडमेंट करके दिखा दिया 6 लाख रुपए। टैक्स आपका ठीक पेड था 17-18 में? हाँ जी 17-18 टैक्स ठीक था जी। ठीक है जी। ठीक है, 18-19 में आप जब उसके एनुअल रिटर्न भरते हैं तो एनुअल रिटर्न में क्या करता है, एनुअल रिटर्न की सेल हमारी जो 4 में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 22 लाख रुपए। नहीं 22 या 6 लाख रुपए। नहीं 18-19 की जो सेल दिखा रही है 18-19 में जो 22 लाख रुपए सेल दिखा रहा है, जबकि सेल होनी चाहिए थी 21 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपया हमारी बढ़ा दी सेल। कोई बात नहीं सर, आप अपने फॉर्म 9 के अंदर 21 लाख रुपए के हिसाब से रिटर्न भर दीजिए। कल को जब भी क्लैरिफिकेशन आएगी, जो 22 लाख रुपए दिखा रहा है ना फॉर्म में, उसको 1 लाख रुपए घटाऊं कहां मैं उसे, वेयर शुड आई डिडक्ट इट? सीधा टेबल नंबर 4 में सर, क्योंकि टेबल नंबर 4 जो है अमेंडेबल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर कोई फिगर आ गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती। आप उसको 21 लाख भरिए और कल को अगर डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है दैट कैन बी इजीली आंसर्ड, क्योंकि किसी भी साल के टैक्स पेमेंट में कोई भी गलती नहीं है, तो हम कोई भी कॉलम जो है दूसरा यूज नहीं कर सकते। हमें टेबल नंबर 4 में ही करेक्ट रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी। एक सर जो टैक्स आ रहा है जिसके अंदर टेबल नंबर 4 में IGST, CGST और SGST, ये हमारा एज पर बुक्स आना चाहिए, एज उसको कैसे अमेंडमेंट करें? जो 4 में 4A में जो टैक्स आ रहा है वो कुछ ज्यादा आ रहा है और जो हमारा बुक्स के हिसाब से टैक्स आ रहा है ना वो कम आता है, तो उसको कैसे अमेंडमेंट? आपने जो है जब ये अमेंडमेंट करी थी ना अपने क्या नाम है 17-18 में, 18-19 में सॉरी, तो आपने GSTR 1 के अंदर उसको गलत जगह पे भर दिया। हाँ जी, गलती वहां पे हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको करेक्ट टेबल नंबर 4 को करेक्ट दिखाइए, जो हमारे बुक्स के हिसाब से टैक्स आ रहा है वही तो फिल अप बुक्स के करें। हिसाब से टैक्स आ रहा है वो भर दीजिए और एक चिट्ठी लिख दीजिए कि भाई ये मेरा टैक्स जो है जो एक्सेस आ रहा है इन 18-19 इन में कम आ GSTR रहा 1। है, कम आ रहा है और एज पर GSTR 1 ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो जो मेरा GSTR 1 में ज्यादा आ रहा है टैक्स, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ माय लास्ट ईयर टर्नओवर। पता नहीं कैसे आ रही है, मतलब किसी सी रीजन भी आ रहा है। नहीं वो सर मैं आपको बता दिया, आपके GSTR 1 में गलती हुई है, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको गलती पता चल जाएगी। ठीक है सर। अब वो एकदम एग्जैक्टली मैं इसलिए पॉइंट नहीं कर सकता, मैंने जब तक GSTR 1 नहीं देखा मैं एग्जैक्ट गलती नहीं बता सकता आपको। वो यूजुअली टीम ने कोई ना कोई एडजस्टमेंट B2C में कर दी है करंट ईयर में, आप देखेंगे B2C में आपको गलती मिल जाएगी। एक पॉइंट मुझे बड़ा मायने, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि ये जो 4 में जो टर्नओवर आती है ये GSTR 1 के हिसाब से आती है 3B के हिसाब से आती है? सर भरनी 3B के हिसाब से, बट जो ऑटो पॉपुलेटेड आती है वो GSTR 1 के हिसाब से आती है। ऑटो पॉपुलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटो पॉपुलेटेड। सो ऑटो पॉपुलेटेड जो आती है वो 1 के हिसाब से आती है, पर जो एक्चुअली भरनी है वो 3B के हिसाब से। अब ये देश की दुविधा है, देश का मैं क्या कहूँ प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रक्शंस तो कहती हैं 3B और जो सिस्टम फिल करके देता है वो देता है 1 से। क्यों 3B के अंदर वो फिगर्स कभी भी अलग अलग थी ही नहीं। सर 3B में तो टैक्स भरवाने की फिगर भरी थी, 3B इज नॉट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न, वो तो क्या है हम टैक्स पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाई is the sir I cannot see your name, but please note 3B is the return. GSTR 1 is a mere statement of outward supply. बट हाँ अगर कोई चीज GSTR 1 में एक्सेस दिखा दी जाएगी तो वो एक सेल्फ असेस्ड टैक्स पेमेंट है जो आपको पे करनी है। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 4-5 महीने पहले कबीर रियलिटी के नाम से, बिफोर दिस कोरोना पीरियड तब आया था, आई थिंक दैट वाज अराउंड दिसंबर। कबीर रियलिटी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, उसमें क्या कहा गया, देयर इज नो नीड फॉर द डिपार्टमेंट टू रेज अ शो कॉज नोटिस इफ अ सेल्फ असेस्ड liability has been duly reflected in GSTR 1 by the assessor and department can straight away proceed to recover that particular amount. So GSTR 1 की अमाउंट हमारी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी अमाउंट दिखा सकते हैं, पर हमारी जो रिटर्न है वो 3B है, 1 नहीं। 3B के हिसाब से है, हमें 3B के हिसाब से बनाना है। हाँ पर ये देख लीजिएगा कि 1 के अंदर जो भी आपकी फिगर है वो ज्यादा ना हो, और ज्यादा है तो उसका कारण क्या है, और अगर वो अमाउंट मटेरियल है तो उसकी एक चिट्ठी लिख दीजिए अपने सुपरिटेंडेंट को कि भाई ये गलती हो गई थी 1 में, जिसको हम ठीक नहीं कर पाए। सर पर हमें जो हमारा जो सब्सटेंस है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमें सेल तो उसकी वो दिखानी है यहाँ पे, हमारी सेल जो सेल मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लेता हूँ। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 रुपए आ रहे हैं,
हाँ जी और 3B में आपने 90 रुपए पे टैक्स पे कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अगर 10 रुपए आपने अगले साल पे कर दिया हाँ जी तो 18-19 का 19-20 में, हाँ जी तो आप टेबल नंबर 4 में दिखाएंगे 90 रुपए और हाँ टेबल जी, नंबर 10 में दिखाएंगे 10 रुपए। ठीक है जी। ठीक है, बट अगर आपने आज तक पे ही नहीं करा हाँ जी हाँ तो जी आप टेबल नंबर 4 में दिखाएंगे 100 रुपए हाँ जी। और और 10 आप 10 रुपए कहाँ से पे करेंगे? वो अपना जी वो नया फॉर्म है वो है DSCR कौन सा है DRC 03 से DRC। जो एनुअल रिटर्न के आखिरी। बहुत बढ़िया तो सर। सर उसके अंदर जो DRC में टैक्स देंगे, मेरा फर्दर क्वेश्चन है, वो टैक्स हम जिस मंथ का, या वो उसका इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स ही पे करना है? नहीं सर, इंटरेस्ट जहाँ टैक्स डिले हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियर, उसका इंटरेस्ट तो जरूर देना ही देना। वो कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सर? वो सर 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेक्शन 1.5% पर 50 मंथ का? सबसेक्शन 1 के तहत आज तक एप्लीकेबल है। 1.5% पर मंथ लगना जी वो? 1.5% पर मंथ है। जैसे हमारा अक्टूबर, हमने कहा कि अक्टूबर 18 का हमारी सेल थी, हमने 10 रुपये अक्टूबर सेल अग्री दिखाई, तो नवंबर 18 से लेकर आज तक का ब्याज लगा दिया 1.5% पर मंथ का। बिल्कुल सर, ये चीज है ना सर? 100% परफेक्ट सर। और इसी तरीके से अगर कोई RCM आ रहा रह जाता है जी, RCM हमने था, कोई वकील की फीस थी 18-19 में, हमने उसका RCM नहीं दिया, और हमें अब ऑडिट के दौरान हमें पता लगा RCM हमें उसका पे करना है, और हमने वकील को फीस दी थी अक्टूबर 18 में, तो उसका भी RCM इसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, टैक्स पे किया जाएगा? सब आरसीएम का टैक्स जो है वो कब पे होता है? आरसीएम का टैक्स पे होता है दो सिचुएशंस बनती है। आरसीएम में अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो आपके ऊपर टैक्स इनवॉइस रेज करेगा और वो आपसे कहेगा पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ ठीक जी है सर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हाँ जी, असेसी इज सपोज टू रेज अ बिल्कुल इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस। ठीक है, सेल्फ इन्वेस्ट। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने वो सेल्फ इनवॉइस कब रेज करी? अगर वो हमने सर रेज करी आपने 18-19 में, 18-19 में, अक्टूबर 18 में रेज कर दिया जी। अक्टूबर 18 में रेज कर दिया, हाँ, तो फिर अक्टूबर उसका 18 में टैक्स। इसको कर दी, हाँ अक्टूबर तो 18। सर मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आप उसका टैक्स आज पे करेंगे और अक्टूबर 18 से आज तक का ब्याज देंगे, प्लस उसका आईटीसी का क्रेडिट अब आप नहीं ले सकते। नहीं लेंगे सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं। है, बट अगर आप कहते हैं साहब मैंने तो रेज ही नहीं करी, मैं तो आज करूंगा, हाँ जी, तो आज करने वाले को 3B में दिखाना चाहिए ना कि एनुअल रिटर्न में, उसका टैक्स पे करना चाहिए और उसका क्रेडिट भी ले लेना चाहिए। पर थैंक यू। क्योंकि आपने सेल्फ इनवॉइस डिले करके रेज करी है तो उसकी पेनल्टी कल को डिपार्टमेंट आप पे लगा सकता है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैंने बिल्कुल आईटीसी के ऊपर और बिल्कुल इसकी ठीक रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी वो क्लियर कर दिया। है सर। इसमें सर मेरा फर्दर क्वेश्चन ये है, मैंने मान लो सर दोनों ब्रांचेस के सारे क्वेश्चन आप अकेले पूछ रहे हो। सर बिल रेज नहीं करा सर, एक मिनट, सारा नो वन इज रेजिंग हैंड, दैट्स व्हाई आई रिमेल सर। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम सर। ऑन अ लाइटर नोट सर, कहते उसने टू कीप हमने क्या पेमेंट, एवरीवन अवेक। सर हमने हाँ जी। पेमेंट उसकी RCM की, और हाँ। उसका बिल आज तक रेज नहीं किया हम्म, है जी। हमने पेमेंट तो कर दी इसकी अक्टूबर 18 में, ठीक है। और उसका बिल आज तक रेज नहीं किया, तो उसका RCM में 18-19 का पेमेंट आज कर दूं, तारीख में कर सकता हूँ? अगर आपने बिल नहीं किया तो आज आप बिल रेज करके उसको 3B के माध्यम से हाँ, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करिए, आज कर, पर और उसकी उसके उस पेमेंट कर दी थी RCM की, वकील की फीस। सर कोई बात नहीं है, आपने फीस पे कर दी थी बट आपने सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं किया ना। नहीं किया सर, हाँ। तो आज आप अगर उसका सेल्फ इनवॉइस रेज करेंगे तो आप पे लेट इशुएंस ऑफ इनवॉइस की पेनल्टी आएगी, वो जिसको कितनी आएगी? आपको सर वो जनरल पेनल्टी आएगी 25,000 रुपए की। ओए, बट उस चीज के केस में आप ये ध्यान रखिएगा आपको आईटीसी मिलता है। बट अगर आप कहते हैं मैंने सेल्फ इनवॉइस रेज कर रखी है 18-19 में, तो आपको आज आईटीसी नहीं मिलेगा बट आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, तो वो इंटरेस्ट सस्ता दोनों केसेस में देना हाँ, पड़ेगा। हाँ वो अमाउंट देखना पड़ेगा सर। ठीक है बिल्कुल। सर। इसमें लास्ट क्वेश्चन प्लीज, एक सर मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और उसमें एक RCM देना है एडवोकेट की फीस का, तो क्या वो एडवोकेट की फीस जो मैं दूंगा RCM की, उसका मैं एलिजिबल हूँ इनपुट के लिए? सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आउटपुट टैक्सेबल नहीं है। सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो टैक्सेबल है ना जी, वो हमारा रेंट का है, कोई प्रॉपर्टी का है, उसका रेंट कम दे रहे हैं। आउटपुट 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 मेरी उसके अंदर जो सर्विसेज है ना, फॉर एग्जांपल रेंट है, रेंट, वो बहुत माइनर है सर। अगर तो उसका आप एक स्कूल इनपुट की नहीं मिला बात करते हैं है जी। तो उसमें अगर 3 करोड़ रुपए की स्कूल फीस आती है तो शायद 10 लाख रुपए का रेंट आता हाँ जी है, हाँ जी शायद उससे भी कम। हाँ जी हाँ जी। तो वो कॉमन सर्विसेज का भी अगर मैं मान लूँ 1 मिनट के लिए, तब भी जो प्रोपोर्शन आएगी बहुत मिनिस्कूल आएगी आपकी। मतलब कम इनपुट लेना,
मैं आपसे यही कहूंगा इनपुट मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस, थैंक यू, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुरेंद्र जी पूछिए सर, आप हैंड रेज कर रहे थे। नमस्कार सर। सर सुरेंद्र जी नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड डेलिब्रेशन। सर मैं एक ही क्वेश्चन है, आरसीएम पे ही है, वैसे एक्चुअली तो 2 क्वेश्चन है सर। एक आरसीएम पे है, आरसीएम पे हमने 55,000 मैंने फ्रेट पे कर दिया है सर, उसने GSTR1 में भर दिया, अभी रिवर्स चार्ज है मैंने पे करना है, लेकिन वो मेरी एग्जम्प्टेड गुड्स हैं जो मैं परचेज करके लेके आ रहा हूँ, जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है सर फ्रेट के, अगर एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको होल्ड करूंगा, आप अपना सवाल पूछिए, ये स्टेटमेंट मैं आपकी ठीक करना चाहूंगा। जी जी, जैसे क्या है, पल्सेस परचेज कर रहे हैं जी, उसके साथ ही फ्रेट लग के आ रहा है, तो एग्जम्प्टेड परचेज है 100%। बिल्कुल ठीक है सर। क्या उस पे आरसीएम लगेगा सर? सर देखिए, पहली बात, फ्रेट के अंदर ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रेट है उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। टोटल गलत मानना है। वो किस चीज़ पे नहीं लगता सर? एक नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है, बिल्कुल सर। उसके अंदर जीटीए के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसके अंदर लिस्ट दी हुई है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई भी सामान जहां पे कंसाइनमेंट वैल्यू 750 रुपए से कम है या 1500 रुपए, 2 केसेस अलग अलग है वो, मल्टीपल और सिंगल कंसाइनमेंट के, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, पल्सेस, राइस, ये सब चीज़ें उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर वगैरह पे एग्जेम्प्ट है, मैन्योर पे एग्जेम्प्ट है, रिलीफ मटेरियल वगैरह पे एग्जेम्प्ट है। तो वहाँ पे गिनी चुनी आइटम्स दी हुई है कि अगर आप इनका जीटीए पे करते हो तो एग्जेम्प्ट है, तो आपका पल्सेस जो है वो उसमें कवर होगा। क्योंकि पल्सेस का फ्रेट एग्जेम्प्ट है फॉरवर्ड चार्ज में, तो रिवर्स चार्ज में भी एग्जेम्प्ट होगा, तो आपको मतलब नहीं पे करना ना सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेरी सर, एक और है। आजकल क्या हो रहा है, मेरी 2 पार्टीज के साथ ऐसा हुआ, लास्ट ईयर की सितंबर की मेरी GSTR1 मैंने फाइल की, उसका प्रिंट आउट ले लिया, लेकिन वहां नील फाइल शो कर रहा है मुझे। और इस साल की भी अप्रैल मई जून की पार्टी ने आज ही मुझे बताया कि शो नहीं कर रही। तो जब मैंने वेरीफाई किया, सॉफ्टवेयर में भी है, एज पर डाटा वेबसाइट भी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन वहां पर बिल्कुल 0 है सर। सर एक बारी के लिए सुरेंद्र जी, मैं बहुत छोटा सा सवाल है, क्या आपने gst.gov.in वहां पे लॉगिन करके देखा या आप केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखा? नहीं, लॉगिन डायरेक्ट साइट पे करके देखा है। साइट पे सॉफ्टवेयर में सब कुछ है मेरे में सर, लेकिन साइट पे डाटा 0 हो गया है। देखिए, मैं कोई जीएसटीएन की साइट से नहीं बोल रहा, बट जो बात ठीक है वो ठीक रहेगी। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जहां पे डेटा फाइल हो गया और फिर गायब हो गया। तो अगर आपके पास एक भी ऐसा इंस्टेंस है, इमीडिएटली रेज अ टिकट टू जीएसटीएन, बट विद द प्रूफ। बट एक बार के लिए मैं कहूँगा, आपने जब कहा फाइल्ड है मेरे पास रिटर्न, तो फाइल्ड रिटर्न कैसी होती है सर? वहां से एक रिटर्न निकलती है GSTR1 जिसमें फाइनल लिखा होता है, फाइनल है। ठीक है सर, आपके सॉफ्टवेयर की फील्ड रिटर्न को वो रिटर्न नहीं मानेंगे। नहीं, आपसे वो कहेंगे कि आप मेरे को साइट का फील्ड GSTR1 जो उस वक्त आपने डाउनलोड किया था उसकी कॉपी दिखाई, तो क्या वो कॉपी आपके पास है? अब मैं बताता हूँ, स्मार्ट टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ना, उस पे 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। जब आपने अपलोड कर दिया वो, फिर हम उसको रिफ्रेश करते हैं, जो साइट पे डाटा है वो उसको डाउनलोड करता है अपने एज पर वेबसाइट डाटा, वो भी है। चलो, इसका अब अल्टरनेट क्या है कि मेरी अप्रैल मई जून की जो GSTR1 मैंने फाइल की थी वो निल हो गई। 19-20 की या 18-19 की? 20-21 की। अरे 20-21 तो सर अभी डाल दो ना दोबारा सारी एंट्रीज। 20-21 की तो एंट्रीज आप आज डाल दो सारी। GSTR1 जो करंट मंथ की है, हाँ जी हाँ, उसमें आप सारी एंट्रीज डाल दीजिए, वो रिस्पेक्टिव मंथ्स के अंदर ही शो करेगा सामने वाले को। बस वो जो 19-20
जो 19-20 की थी सर, वो तो मैंने पहले डाल दी इस बार जो रह गई थी। बहुत बढ़िया लेकिन सर। हम 20-21 वाला डाटा भी गायब हो रहा है, तो सर सॉफ्टवेयर को बदलिए सर। नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, मुझे डेटा वही लगता है है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट सर, राइट सुरेंद्र जी, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन शिव कुमार जी का है, सामने नजर आ रहे हैं शिव कुमार जी, मास्क लगा कर। जी शिव जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार शिव जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं 18-19 का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा था, 18-19 का एनुअल रिटर्न, जिसमें मुझे सर ये इशू आ रहा है कि जब उनकी R1 क्वार्टरली है और वो सर 2 करोड़ से कम है, लेकिन बुक्स मेरा ठीक था, फिर मैं सोचा सर एनुअल रिटर्न फाइल कर दूं, लेकिन उसमें इशू सर ये आ रहा है कि क्वार्टरली जब मैं उनका R1 डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे कि अप्रैल में जून का जो R1 डाउनलोड करता हूँ उसमें सिर्फ सर जून का फिगर आ रहा है, अप्रैल मई का नहीं आ रहा है, और जुलाई अगस्त सितंबर में जो आ रहा है सर वो सिर्फ सितंबर का 3V से R1 में आ रहा है। और सर मैं जब उनका कंपैरिजन देखता हूँ तो मेरा आउटपुट एक्चुअल डिडक्ट हुआ है 3 मंथ के कंपैरिजन में। नहीं देखिए होता क्या है, जो GST 1 की रिफ्लेक्शन आती है वो जून महीने में टोटल आएगी क्वार्टर, अप्रैल मई में नहीं आती। तो सपोज मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी टर्नओवर थी 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है शिव जी। मेरी टर्नओवर थी 100 रुपए अप्रैल में, 100 रुपए मई में, 100 रुपए जून में, टोटल टर्नओवर कितनी हुई 300 रुपए। ठीक है सर। तो मेरे 3V में दिखेगा अप्रैल 100 रुपए, मई 100 रुपए और जून 100 रुपए, और मेरे GST 1 में दिखेगा जून के सामने 300 रुपए। बिल्कुल दिखेगा, लेकिन सर मेरे पास ये इशू आ रहा है कि जून में 100 रुपए दिख रहा है। तो सर आपका डेटा चढ़ा नहीं सर जी, आपका डेटा चढ़ा नहीं चढ़ा है तो मेरा जो R1 नहीं सर, अगर आपकी बात सर मान लिया आपने बताया डेटा नहीं चढ़ा है, तो जब मैं अपना कंपैरिजन देखता हूँ तो उसमें सर आउटपुट कैसे पूरा दिखा रहा है 3 मंथ का सर वो 3V से दिखा रहा है ना, जो आउटपुट डिडक्ट हो रहा है सर वो 3 नहीं सर 3V R1 का अलग दिखाता है ना सर, 3V और R1 का दोनों कंपैरिजन दिखाता है, जो आपने 3V में आउटपुट कितना दिया और R1 का आउटपुट कितना। मैं छोटी सी बात करूंगा, पहली बात सभी मित्रों से, हम सारे क्या काम कर रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल ठीक है। मैं जिससे भी बता रही हूँ ऑनलाइन क्यों है सर, अगर ऑनलाइन का है तो अगर थोड़ा सा, क्योंकि एक क्लोज अगर हमारे ऑर्गेनाइजर ये ठीक समझे तो वो आप एक बार स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देंगे तो मैं इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाऊंगा, या इतनी देर हम किसी और की क्वेरी ले रहे हैं, आप उसमें नाम हटा के सिर्फ फिगर्स लिख दीजिए, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, तब आपको बताऊंगा मैं ऑनलाइन आपके अंदर अगर नहीं दिखा रहा तो आपकी कहाँ पे गलती। नो इशू सर। शिव जी अगर मेरे साथ इशू हर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर, सामने आपके शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, आप वो फाइल खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप ट्राई कर लो सर। तब तक मुकेश असीजा जी का क्वेश्चन है सर, एक बड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए अनम्यूट कर दिया मैंने उनको। जी मुकेश जी। नमस्कार सर। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। The question related to interest on output tax liability. हाँ जी बताइए। लेटर से मैंने 18-19 में मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 100 रुपया, मैंने डिस्चार्ज की 90 रुपए, ठीक है जी। मैं DRC 10 रुपए का पास कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है, मेरा क्रेडिट लेजर तब से लेके अब तक स्टैंड कर रहा है वहाँ पे, तो आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 51 whether I have to pay interest also? Sir, ideally your taxes has been paid today. Yeah. Even see there are two interpretations which is possible of section 50 subsection 1. Exactly. One amendment says whenever you have the net tax which is payable for that particular month. Exactly. Right sir. So yes. Net tax is to be arrived at the point which is shown in your return. Let us say March 19. March 19 जो भी है, ठीक। One interpretation which is very very acceptable to department also is कि जो मार्च 19 का आपका net tax दिखेगा as per your return 3B, उसके ऊपर आपका जो भी अगर डिले फाइलिंग का इंटरेस्ट होगा वो आपको नेट अमाउंट पे पे करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्योंकि आपके साथ एक बार मैं चाहूंगा मैं दोबारा सबके साथ 51 की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, तब वो कॉम्प्लिकेशन सबकी समझ में आएगी।
प्रोवाइडेड, ये एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड. तो ये जो रिलीफ है नेट टैक्स का केवल उसी वैल्यू के ऊपर अवेलेबल है विच इज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 39. तो सर ये उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर बेनिफिट अवेलेबल नहीं है जो आपने उस पीरियड की रिटर्न में नहीं दिखाया. तो ये तो सेक्शन ही बेकार ही है सर. एक बात इतना भी बेकार नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को रिलीफ मिला है. आपकी वाली प्रॉब्लम अभी रह गई है. नहीं, एक बात अनटिल अनलेस मेरी रिटर्न छूट गई और उसको मैं बाद में फाइल कर रहा हूँ, ये सेक्शन में जहाँ तक अभी मैं समझूँ उसी के लिए एप्लीकेबल है. ये उसके लिए एप्लीकेबल है जो टर्नओवर आपने उस टैक्स पीरियड में दिखाई और उस टैक्स पीरियड की आपकी रिटर्न डिले हो. डिलेड रिटर्न ना, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिला है. उन्हीं को बेनिफिट मिला. बट हिम्मत मत हारिए. जब शुरू में वो आया था, जब ये बात आई थी कि भी हमारी रिटर्न डिले हो गई, तो हमें फिर मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा भाई साहब ग्रॉस पे करो. पूरे देश में हाहाकार मचा, तब सबने रिप्रेजेंट किया. आज एक रिलीफ मिला काउंसिल से 31st काउंसिल मीटिंग के बाद, तो उसके बाद ये सेक्शन इफेक्ट हो गया. ठीक है सर. अब आपके लेवल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और अभी तक मैं फिर क्या कह रहा था, ऑडिट्स नहीं हुए, ऑडिट होने दीजिए. आपके और मेरे जैसे बहुत लोग इस चीज को कंटेस्ट करेंगे कि सर नेट टैक्स जो है दैट इज शुड बी आफ्टर द आईटीसी व्हिच वाज अदरवाइज अवेलेबल टू मी. डिपार्टमेंट और ऑडिट में तो ये लगाएंगे ही लगाएंगे इंटरेस्ट. सर लगाने दीजिए, हम कौन सा लड़ाई आज ही छोड़ रहे हैं इस चीज पे. वैलिड लड़ाई, लीगल लड़ाई है. थोड़ा मुकेश जी ये मान के चलिए कि टाइम लगता है कोई नई लड़ाई में. ये लड़ाई आपको पता कितने टाइम चली थी? ये 1.5 साल के बाद सिर्फ पैराग्राफ आने में 1.5 साल लग गए थे. 1.5 साल पैराग्राफ आने में, जबकि अनाउंस्ड हो गया था 1.5 साल पहले. यस, और उसको इफेक्ट करने के अंदर और टाइम लगा. तो ये चीज है कि आपकी वाली लड़ाई और उससे ऊपर वाले लेवल की है, तो उसके लिए 1 साल और कम से कम लगेगा. एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी सर. से मैंने इनपुट टैक्स लेना था 18-19 में 80,000 अंडर आईजीएसटी, वो मैंने गलती से क्लेम कर लिया 8 लाख. आपने क्लेम कर दिया 80 की जगह 8 लाख, 1 जीरो फालतू हो गया. अच्छा, 1 जीरो फालतू हो गया. ठीक है. वो मैंने 6 महीने बाद रिवर्स भी कर दिया जब नोटिस हो गया. बहुत बढ़िया. अब मेरा फिर वही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट. कोई इंटरेस्ट नहीं है सर. शबनम, कौन से सेक्शन में? गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन तो है सर इस पे. नहीं है क्या सर? सर जब तक शबनम पेट्रोफिल्स के अंदर भी ये इशू पर्टिकुलरली रेज नहीं हुआ था. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 आज तक इफेक्ट ही नहीं हुआ है. वो क्यों नहीं हुआ? वो सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 और सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 पे डिपेंडेंट है, और ये दोनों प्रोविजन जो है आज की डेट पे इनइफेक्टिव. सो आपके पास बहुत अच्छा केस है. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 केवल टैक्स पेमेंट की शॉर्टफॉल के ऊपर इंटरेस्ट कहता है 18%. 50 सबसेक्शन 3 जो रॉन्गली अवेल्ड सनवेट है, वो आज की डेट में इनइफेक्टिव प्रोविजन है. मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था, मेरे क्लाइंट का जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट का नोटिस आ गया है, जो मैं 80,000 या 8 लाख कह रहा हूँ, 80,000 और 80 लाख है. 72 लाख का इम्पैक्ट है लगभग इसमें. 6 महीने का डिले है. तो मुझे वो क्वेश्चन उठेगा और मुझे उसका रिप्लाई भी करना है. मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था. बिल्कुल पूरे जोर से रिप्लाई करिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. उनसे कहिए सर मेरा एडमिटेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को शो कॉज नोटिस चाहिए, और ये राइटिंग में दे दीजिएगा. नहीं तो डिपार्टमेंट क्या करता है कुछ केसेस में, सीधा रिकवरी इनिशिएट कर देता है. आप पहले लिख कर दीजिएगा देयर इज नो एडमिशन ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस आने दीजिए, उसका एक बढ़िया सा रिप्लाई तैयार करिए. दिस इज अ वॉन बैटल. ठीक है सर. थैंक्स अ लॉट सर. शिव कुमार जी आप पीपीटी सर वो शेयर स्क्रीन कर लो सर. सर वो पा रहे हो सर? एक्चुअली सर वो हो नहीं पा रहा है. ठीक है, अगर आपसे हेल्प मिलते रहेंगे तो मैं बिल्कुल सर करूंगा. ये काम करिएगा, आप मेरे से ऑफलाइन कनेक्ट कर लीजिएगा कभी भी. मैं आपके लिए छोटी सी प्रिविलेज ले रहा हूँ कि आप मेरे से ऑफलाइन कनेक्ट करके मेरे को बेशक से इन पर्सन व्हाट्सएप कर दीजिएगा.
और मैं आपको कल भूपेंद्र जी से नंबर वगैरह ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, कल शाम को एक बारी बात करेंगे, कल दिन में तो डिपार्टमेंट है, कल शाम को बात करते हैं करीब 6:30 बजे। ठीक है सर, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार भूपेंद्र बाबू जी का नंबर मैं ले लूंगा, उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, मेरा नंबर तो हमेशा मिलेगा। थैंक यू गौरव सर, और वाकई में हम सबके लिए बड़ा गौरव का दिन था, आज हमारे साथ आप जुड़े और इतना अच्छे से आपने डेलिब्रेट किया। हमारी ब्रांच के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है सर, वो प्रेजेंट हैं, वो थोड़ा सा आज वो भी डिपार्टमेंट में कहीं गए हुए थे सब काम पे। तो पहले चाहूंगा कि हमारे जो ब्रांच नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। तो मैं पहले चाहूंगा कि ब्रांच के जो चेयरमैन है एक बार वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। जी सर, ओवर टू यू सुरेश सर। धन्यवाद भूपेंद्र जी। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो पानीपत ब्रांच की तरफ से का स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ लेट ज्वाइनिंग की है तो मैं दोनों इकट्ठे कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ आज के, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालांकि मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की है, मैं मोबाइल से ही सुन रहा था कंटिन्यूस तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सका क्योंकि डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तो आपका आज का जो सेशन रहा ना, तो आपने क्वेरीज बहुत ही हल्के ढंग से सबको समझाई है कि सबकी समझ में आ गया ऑलमोस्ट, आई थिंक। क्योंकि जितना भी आराम से समझाओ ना, उतना इजी समझ आता है सबको। तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पानीपत ब्रांच की तरफ से सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू चेयरमैन सर। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे ब्रांच के जो वाइस चेयरमैन मनप्रीत सिंह गंभीर जी, जो नाम में गंभीरता है, बाकी वैसे बड़े खुश रहते हैं ये। जी सर, ओवर टू यू सर मनप्रीत जी। गुड इवनिंग, थैंक यू विंदर जी। गुड इवनिंग गौरव जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। पहले तो सर सॉरी फॉर द लेट ज्वाइनिंग। जैसा कि विंदर ने कहा, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई डिपार्टमेंटल क्वेरी, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। दैट्स व्हाई समटाइम इट्स अराइजेस कि नहीं ज्वाइन हो पाता। आई वुड लाइक टू थैंक सर, आपने इतना मतलब प्रैक्टिकली इन अ वेरी सिंपल वे यू हैव डेलिब्रेटेड योर सेशन। काफी लोगों की क्वेरीज आपने ली। अभी मुकेश जी की जो क्वेरी थी, दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेरी कि सर गलती से आईटीसी अवेल हो जाता है, वी रिवर्स दैट। मैं पर्सनली भी सर इस पे कंफ्यूज था, बट यू हैव क्लियर्ड कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में उसका हम जवाब देके उसको सेव कर सकते हैं। तो आई हैव जस्ट विद यही एक तरीका है सर कि किसी और की क्वेरीज किसी और के काम भी आ जाती हैं। देयर आर कॉमन क्वेरीज बिटवीन मेनी पर्संस। तो पहले मैं थैंक तो सर सारे वेबिनार का करूंगा, क्योंकि पहले वाले वेबिनार भी मैंने प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं किए। तो वेरी वेल वर्क डन बाय बोथ द ब्रांचेस, और स्पेशली भूपेंद्र जी, हमारे चेयरमैन सर की परमिशन से सर काफी सीरीज चली है। गौरव जी से भी मुलाकात हुई एंड सर बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। इतने प्लेजेंट मैनर से तो सर बहुत कम लोग क्वेरीज लेते हैं। आपने शिव जी को स्पेशल टाइम दे दिया इसमें कि यू आर डीलिंग विद हिज द प्रॉब्लम एट द पर्सनल लेवल्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ऐसे ही करते रहे, दोबारा आपकी जरूरत पड़ेगी सर में, ये मैं आपको आज पहले ही बता दूं। सर मेरे को बहुत खुशी होगी, बस मैं एक दरखास्त ये करूंगा कि पानीपत और सोनीपत 2 ब्रांचेस मिलके अगर मेंबर सारे ही बिजी हैं हमारे और 40 मेंबर ही आएंगे, तो फिर मैं कंप्लेंट मेरी भी रहेगी कि मेंबर्स के पास टाइम नहीं है, स्पीकर टाइम क्यों निकाले। सर फेसबुक तो अपने सर मेंबर से कंप्लेंट तो चलेगी सर। देखो पता है क्या है, जैसे एक्चुअली अभी आज मेरी किसी से बात हो रही थी एंड ही इज आस्किंग कि जो ये टैक्स ऑडिट्स की डेट्स का इशू है ना, क्योंकि दोनों जगह सारे मेंबर्स बिखर गए सब, ये करें या ये करें। दे वांट कि गवर्नमेंट शुड एक्ट इमीडिएटली। और क्योंकि सर आपको मेरे को इंटरनली पता है कि टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ जानी है, ठीक है, कुछ भी हो बढ़नी तो है ही है। तो वो टाइमली बढ़ा के हम लोगों को सेव कर सकते हैं ना। इतनी बड़ी स्टेटमेंट का जिम्मेवारी लेगा कौन? इंटरनली कह रहा है अभी इंटरनली जो तो है ये जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा ना। इंटरनली सर 30 तारीख को भी मुझे पता था कि डेट बढ़ जाएगी, बट आई एम वेरी मच रिलीव्ड एट दैट टाइम। पर बात वही है ना कि सर नोटिफिकेशन टाइम लेने से क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होता है। नहीं देंगे तो क्या होगा ना, ये भी काम नहीं होगा, जीएसटी भी नहीं होगा, टैक्स ऑडिट भी नहीं होगा, और इन दी एंड दोनों बढ़ानी पड़ जाएंगी। अभी कम से कम आप एक बढ़ा के दूसरी पूरी करा लो, मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ। तो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, वी आर नो वन टू सजेस्ट देम। नहीं माननी तो नहीं माननी, हम तो यही कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्नॉलेज योर आपकी कंप्लेंट पे जरूर वर्क होगा सर कि मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गौरव सर। और मनप्रीत जी हमारे बिल्कुल जस्ट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, जैसे बोल दिता थे बोल दिता, तो वैसे ही मामला है इनका। तो थैंक यू गौरव सर, आपने इतना कीमती थैंक यू। शर्माना क्या, पता ही है जिस तरह से जितना वर्कलोड हर एक सीए के ऑफिस में है, किसी सीए से पूछ लूं, सुरेश जी बैठे, वृंदा जी, वेदर यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन द 31st अक्टूबर, किसी हाल में कर सकते हो बता दो, नहीं कर सकते तो बात खत्म। वी हैव द पॉसिबिलिटी कर ही नहीं। चलो गौरव सर थके हुए हैं, गौरव सर बिल्कुल सीधा वहाँ डिपार्टमेंट से सीधा हमारे लिए बैठे हैं। गौरव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज रेस्ट करिए। थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार सर। हमारी संकल्प सीरीज खत्म हुई आज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है भूपेंद्र जी, ओके, इजाजत। ओके भाई, ओके। शिव आपको मेरा नंबर मिल गया था ना, मैंने व्हाट्सएप पे वो चैट बॉक्स में डाल दिया था, मिल गया ना? हाँ बिल्कुल सर, मिल गया था, मैंने ले लिया। ओके। ओके।